हेलो डियर, आपका इस वीडियो के अंदर बहुत बहुत वेलकम है। इसके अंदर हम जो नंबर सिस्टम के बचे हुए क्वेश्चन है, मिसलेनियस क्वेश्चंस के जो बचे हुए क्वेश्चन है वो करने वाले हैं एंड नंबर सिस्टम विल बी ओवर। ठीक है, तो यहाँ पर कंसेप्ट बताने के लिए कुछ क्वेश्चंस के अंदर तो मेरे पास है, कुछ क्वेश्चंस के अंदर नहीं है, वो डायरेक्टली हम करेंगे। ठीक है, तो एक बार ये करने की कोशिश करो, फिर मैं कंसेप्ट बताता हूँ इसके पीछे का। A general of army wants to form a square from these many soldiers। इतने सोल्जर हैं, इनसे एक स्क्वायर बनाना चाह रहा है। स्क्वायर बनाने का क्या मतलब है कि मान लो अपने पास 4 सोल्जर होते तो ऐसे खड़ा कर दूं मैं, एक स्क्वायर बन गया ना। अगर अपने पास 9 सोल्जर होते तो मैं ऐसे खड़ा कर दूं 3-3 करके, तो 9 जो है वो 3 का स्क्वायर है, 4 2 का स्क्वायर है, 16 जो है वो 4 का स्क्वायर है। तो मैं 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 3 4। तो जब आप सोल्जर्स को एक स्क्वायर में खड़ा करोगे, किसी भी चीज़ को एक स्क्वायर में खड़ा करोगे, तो वहाँ पर जितने बंदे खड़े हो सकते हैं वो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर होना चाहिए, तभी वो स्क्वायर के अंदर खड़े होंगे। ठीक है, तो क्या हुआ, जनरल जो है वो सोल्जर्स को ऐसे खड़ा करना चाह रहा था, तो उसने ऐसे अरेंजमेंट करी। तो उसने ऐसे मान लो यहाँ पर टोटल 19 सोल्जर होते, तो वो ऐसे अरेंजमेंट करता तो 3 सोल्जर अलग बच जाते। अगर 19 सोल्जर होते और स्क्वायर में खड़ा करने की कोशिश करता तो 16 ही हो सकते हैं। 16 के बाद तो फिर भैया 25 होंगे, 5 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर है। ऐसे ही उसने खड़ा करने की कोशिश करी, कुछ सोल्जर बच गए, तो अब ये बोल रहे हैं कि कितने सोल्जर बच गए। तो कुल मिलाकर वो ये पूछना चाह रहा है कि मान लो उसके पास कोई नंबर है, फॉर एग्जाम्पल 19, ये 19 के जस्ट पहले जो परफेक्ट स्क्वायर है उससे कितना बड़ा है, ये पूछना चाह रहा है। परफेक्ट स्क्वायर से जस्ट इससे पहले जो परफेक्ट स्क्वायर है उससे कितना बड़ा है। तो यहाँ पर हम यूज करेंगे मेरे भाई, कई चीज़ें हम यूज कर सकते हैं। मैं आपको इजी, यूनिवर्सल, याद रखने में आसान बहुत सारी चीज़ों का कॉम्बिनेशन बताऊंगा। मतलब इन सारे चीज़ों पर जो चीज़ खरी उतरती है, दैट इज अपना कन्वेंशनल मेथड। ठीक है, जिससे हम स्क्वायर रूट निकालते हैं, तो वो मैं आपको एक बार समझाता हूँ। देखो, जो आपने हो सकता है स्कूल में भी सीखा हो। तो हम क्या करेंगे, स्क्वायर रूट निकाल रहे हैं, ऐसे दो दो का जोड़ा बनाएंगे, इन दो का, इन दो का और एक ये, जहां पर दो दो का नहीं बनाएंगे। पहले एक बार कन्वेंशनल मेथड सीख लो, फिर मैं बिना मतलब इसको और ईजी करना बताऊंगा। अब सिर्फ 3 पर फोकस करो। यहाँ पर एक ऐसा नंबर लिखो जितना आप यहाँ पर लिख सको, और इन दोनों का जो मल्टीपल है वो इससे छोटा हो। जैसे मान लो मैं यहाँ पर 2 लिखूंगा, 2 दूनी 4, 4 तो 3 से बड़ा है। तो कोई ऐसा नंबर देखो कि जो जिसका स्क्वायर 3 से छोटा हो, तो आप बोलोगे सर 1, 1 एकम 1, बिल्कुल। ठीक है, तो 3 में से 1 गया, 2। अब 2 चीजें उठाओ सीधी, जिनका आपने जोड़ा बनाया था 65, और यहाँ पर जो 1 है इसको डबल कर दो। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ ऐसा लिखो कि आप सेम नंबर यहाँ पर लिख सको, मल्टीप्लाई करो। अगर यहाँ पर 1 लिखोगे तो 21 इंटू 1 लिखना पड़ेगा, 11 मत कर देना। 21 इंटू 1, 22 इंटू 2, 23 इंटू 3, और वो इससे छोटा होना चाहिए, जस्ट छोटा। ऐसे तो 21 इंटू 1 भी छोटा, इससे जस्ट छोटा। तो मैं देखूंगा कि भाई यहाँ पर अगर मैं 9 कर दूं तो 9 में 81, 9 दूनी 18 और 8 26, बड़ा हो जाएगा 9 वाला, या नहीं हो रहा। 9 में 81, 1 9 दूनी 18, नहीं हो रहा। अगर मैं 9 कर दूं, क्योंकि ये 2 था, ये 210 गुना लग रहा था, मैंने 9 से स्टार्ट किया। 9 में 81, 8 9 दूनी 18 और 8 16। ठीक है जी, तो 5 माइनस 1 4। अब मैं 2 उठाऊंगा 62, अगली गैंग को नीचे उतार लूंगा। अब किसको डबल करेंगे भैया, पहले मैंने 1 को डबल किया था, अब क्या पूरे 29 को डबल कर देंगे? 29 को डबल कर देंगे कि नहीं कर देंगे? नहीं कर देंगे, हैं? सिर्फ जो एंड का डिजिट है उसे डबल करेंगे, 9 को। तो 9 को डबल करके 18 नहीं लिखोगे, 9 को डबल करके 18, 8, 9 का डबल 18 और 1 कैरी फॉरवर्ड होएगा, 3 बना लेगा। डबल मैंने सिर्फ 9 को किया है, लेकिन ऐसे 2 डिजिट में नहीं लिख सकते ना, कि ऐसे 9 को डबल करके ऐसे लिख दो, नहीं लिख सकते।
ठीक, ओके। अब यहाँ पर कुछ ऐसा लिखना है कि वही सेम चीज़ मैं यहाँ पर लिख पाऊँ। तो 2 लिखूँगा तो 300 दूनी 600 नहीं, तो 1 पर ही जाएगा। ठीक है जी, 2 में से 1 गया 1, 16 में से 8 गया 8। यही है क्या? तो अब ध्यान से मेरी बात सुनो। ये जो नंबर है ना, ये 191 के स्क्वायर से 81 बड़ा है। अगर यहाँ पर 0 बच जाता तो परफेक्ट स्क्वायर हो जाता, यानी कि अगर ये नंबर 81 कम होता, 81 कम होता तो क्या होता, ये ऊपर भी 381 आता, 381 माइनस 381 0 आ जाता और ये परफेक्ट स्क्वायर हो जाता। तो यहाँ पर ये जो रिमाइंडर बच रहा है ना, ये एक्स्ट्रा है। ये जैसे डिवीजन में एक्स्ट्रा बचता है, ऐसे ही इस नंबर के पास ये एक्स्ट्रा है। ये अगर आप छीन लोगे तो परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। ठीक है भाई, क्लियर है? तो कितने सोल्जर बच जाएंगे? 81 सोल्जर बच जाएंगे। एक तो ये तरीका है। दूसरा, इसी तरीके को हम फास्ट कर सकते हैं। कैसे? देखो, जैसे आपने 2 का जोड़ा बनाया, उसके बाद आगे आप 3 का जोड़ा बना लो। सर क्यों? 3 का जोड़ा तभी बनाना जब इसका स्क्वायर आपको याद हो, और आपको याद होएगा क्योंकि 4 डिजिट का स्क्वायर सबसे पहले 32 में आ जाता है। 30 तक के तो स्क्वायर याद करना मैंने बोल रखा है। 31 का 961 होता है, 32 का 1024 होता है। तो 3 का जोड़ा भी आप बना सकते हो, मतलब एंड में 3 डिजिट का। और आपको ये देखना है कि इससे जस्ट पहले किसका स्क्वायर है। 18 का स्क्वायर होता है 324, 19 का 361, तो 19 का है। तो यहाँ पर भी 19 लिखो, यहाँ पर भी 19 लिखो। 19 इंटू 19 कितना हो जाएगा? 361, 4। अब आप डायरेक्टली यहाँ पर पहुंच गए, 4 बचा था ना। हाँ, जो पिछले स्टेप में जो हम लिखते हैं उसको डबल करते हैं। 1 लिखा था तो 1 को डबल किया, पिछले स्टेप में 9 लिखा था 9 को डबल किया, तो यहाँ पर पूरे 19 को डबल करोगे। पिछले स्टेप में पूरे का पूरा 19 लिख दिया ना, पूरे 19 को डबल करोगे। ये जुगाड़ मैं निकालता रहता हूँ कन्वेंशनल चीज़ों से, इसको कैसे फास्ट करे, ये करे वो करे, हिट एंड ट्रायल करके फिर धीरे धीरे जनरलाइज करता रहता हूँ। ठीक है, तो ये समझ में आ गया। फिर हम 62 को उतारेंगे। तो अब मैं यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ, जो मैं यहाँ पर लिख दूँ? आप बोलोगे सर 1 1 381 आ जाएगा जी 81। तो कुल मिलाकर ये नंबर है जो इसके पास 81 एक्स्ट्रा है। ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर से 81 सोल्जर्स एक्स्ट्रा बच जाएंगे। क्लियर है? समझ में आ गई बात? ओके जी। अगर यहीं पर एग्जामिनर ये पूछ लेता, यहीं पर अब उसने ये पूछा है आपसे कि इस नंबर के पास कितना एक्स्ट्रा है एक परफेक्ट स्क्वायर से, वो ऐसे ही पूछ सकता है इस नंबर में से क्या घटाऊं कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। 81 घटा दो जी, जो भी बचेगा परफेक्ट स्क्वायर बचेगा। वो ये भी पूछ सकता है इसमें क्या ऐड करूं कि परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। जैसे ये नंबर जो है, ये यहाँ पर 191 का स्क्वायर है और यहाँ पर ये नंबर है कहीं ना कहीं, तो 192 के स्क्वायर से छोटा भी तो होगा ये। इस नंबर के पास 81 एक्स्ट्रा है, स्क्वायर से 81 ज्यादा है ये, तो ये 192 के स्क्वायर से कुछ कम भी होएगा। तो अगर मैं ये पूछ लूँ कि इस नंबर में से क्या घटाऊं कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, आप ऐसे ही करोगे। 81 एक्स्ट्रा बच रहा, आप बोलोगे यार 81 एक्स्ट्रा है, 81 घटा दो परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। अब अगर मैं पूछूं कि क्या जोड़ूं, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि 47 में से क्या घटाऊं कि ये 5 का मल्टीपल बन जाए। आप बोलोगे 5 नहीं में 45, सर इसके पास 2 एक्स्ट्रा है, 2 घटा दो। मैं बोलूंगा ठीक, 2 घटाएंगे। अब मैं बोलूं कि 47 में क्या जोड़ूं कि 5 का मल्टीपल बन जाए, तो अब की बार 10 पर भेज दो, 5 दाई 50। मैंने अगला मल्टीपल दे दिया, देख लिया ये 47 है, ये 5 का मल्टीपल है 45, अगला मल्टीपल है 50। तो इसमें क्या जोड़ूं? अब 5 के मल्टीपल में तो आप ऐसे भी देख सकते हो कि अच्छा जी सर ये 2 आगे है तो अगले वाले से 3 पीछे होएगा, 5 में से 2 गए। परफेक्ट स्क्वायर में ऐसे नहीं देख सकते। जस्ट मैं ये अंडरस्टैंडिंग आपको बता रहा हूँ। तो क्या करेंगे, हम थोड़ा सा बड़ा लेकर आएंगे। यहाँ पर मैं जस्ट छोटा लेकर आया था, यहाँ पर मैं थोड़ा सा बड़ा लेकर आया, तो जस्ट थोड़ा छोटा लेकर आते हैं तो हम उससे छोटे वाला परफेक्ट स्क्वायर देख रहे होते हैं।
जस्ट छोटा में लेकर आया कि इससे जस्ट पहले किस चीज का परफेक्ट स्क्वायर है, थोड़ा सा बड़ा लेकर जाऊंगा तो अगला परफेक्ट स्क्वायर हम देख रहे होंगे। कैसे? इसी नंबर पर बताता हूँ या किसी और नंबर पर इसी पर बता देते हैं। 365 ताकि अंडरस्टैंडिंग बनी रहे। और 62 ये 19 361 462 उतार लिया, 19 का डबल 38। अब आपको पता है कि ये 1 पर जाएगा, तो अगर 1 पर आप भेजोगे तो आपको ये पता चलेगा एक्स्ट्रा कितना है इसके अंदर। तो एक्स्ट्रा कितना है यानी कि भाई किसको हम घटा सकते हैं। अगर आपसे ये पूछ ले एग्जामिनर इसमें क्या जोड़ा जाए, थोड़ा सा बड़ा ले जाओ 2 पर ले जाओ, जस्ट बड़ा। 2 दूनी 4, 2 8 16, 2 3 6 और 1 7। अगर यहाँ पर 764 होता तो ये परफेक्ट स्क्वायर होता कि नहीं होता? होता। तो यानी कि अब देखो मैं इसमें से उसको घटा रहा हूँ, 4 में से 2 गए 2, 6 में से 0 गई 0, 6 में 6 गई 0, 7 में अगर 302 और होता है इस नंबर के पास तो ये परफेक्ट स्क्वायर होता। तो यहाँ पर हो गया कि और कितना जोड़ूं, और कितना जोड़ दूं कि ये परफेक्ट स्क्वायर हो जाए। इससे जस्ट आगे 192 का स्क्वायर है जो इससे 302 आगे है। ठीक है, ऐसे इक्वेशन करोगे। ये बताओ टू गेट ए परफेक्ट स्क्वायर व्हाट शुड द मिनिमम नंबर बी एडिड। तो मैं दोनों क्वेश्चन बताऊंगा, इसमें से क्या घटाना चाहिए क्या जोड़ना चाहिए। ठीक है, देखो कितना लिखूं, 8 8 जा 64, 9 9 जा 81। जी हाँ, 9 9 जा 81, 1 आ गया, 9 का डबल 18। अब देखना जरा, मैं 1 पर भेजूंगा तो ये 181 जाएगा तो बड़ा हो जाएगा। अगर मैं 0 पर भेजूं 180, 0 जा 0 है ना तो 112। तो इस नंबर के पास 112 एक्स्ट्रा है, 112 एक्स्ट्रा है इसके पास। अगर मैं इसमें से 112 घटा दूं तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। लेकिन हमसे क्वेश्चन पूछा है कि इसके अंदर क्या जोड़ें। इसमें कंफ्यूज मत होना भैया। और यहाँ पर एक बात बता दूं, मैं अपने हिसाब से बहुत ही अच्छे से बता रहा हूँ, यहाँ पर कुछ आपको सोचने की जरूरत पड़ेगी ऐसे क्वेश्चन में। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, वो मुझसे पूछ रहा है कि इसमें व्हाट शुड द मिनिमम नंबर बी एडेड, यानी कि इसे जस्ट अगले वाला स्क्वायर पूछ रहा है। ऐसे सोच लिया करो, इस नंबर में क्या ऐड करने पर परफेक्ट स्क्वायर बनेगा, तो इसमें ऐड करने पर इससे अगले वाला परफेक्ट स्क्वायर बनेगा ना। ये समझ रहे हो मेरा इशारा, वो वहां पर लेफ्ट, वहां पर बड़ा, यहाँ पर छोटा, नंबर लाइन ऐसे होती है। चलो जो भी, ठीक है। तो इसमें क्या ऐड करूं कि परफेक्ट स्क्वायर बने, इससे बड़े वाला। तो इससे बड़े वाला परफेक्ट स्क्वायर हमने देखना है, इससे कितना बड़ा है। तो मैं लेकर जाऊंगा 1 पर 11 में से 2 गए 9, और 7 में से 1 गए 6, 69 बड़ा है। अगर ये नंबर 69 बड़ा होता तो ये परफेक्ट स्क्वायर होता। तो इसमें 69 जोड़ने पर बात बन जाएगी। ठीक है, क्लियर है। ये बताओ, let x be the least number which subtracted from this gives a perfect square number। gives आएगा यहाँ पे, इसमें से x घटाने पर परफेक्ट स्क्वायर आता है। ओके, तो यानी कि इसमें से कुछ नंबर घटाऊंगा तो परफेक्ट स्क्वायर आएगा। तो देखते हैं ये किसी परफेक्ट स्क्वायर से कितना बड़ा है। 2 का, फिर मैंने 3 का ग्रुप बना दिया, क्योंकि 3 डिजिट ऐसे जब भी एंड में मिले बना दो उनका ग्रुप, आपको पता होगा उनका स्क्वायर, टेंशन मतलब हमने वहां तक याद कर रखे हैं। तो 10, 250, बच गया 4, 10 का डबल कर दिया है जी 20, नीचे उतार लिया 24। ठीक है, कितने पर भेजूं इसको 2 पर भेजूंगा, 3 पर भेजूंगा 600 हो जाएगा, 2 पर भेज देता हूं 404, आ गया है जी 20। तो इस नंबर के अंदर 20 एक्स्ट्रा है, अगर 20 हम घटा देंगे तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, तो x की वैल्यू 20 आ गई। ये बोल रहे थे ना इसमें से x घटाने पर परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है। ओके, अब इस x को किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, तो इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। ये है 4 इंटू 5, यानी कि 2 का स्क्वायर इंटू 5। मैंने आपको क्या बताया था कि परफेक्ट स्क्वायर्स के अंदर जो प्राइम नंबर्स हैं उनकी पावर इवन होती है।
तो 2 की पावर तो इवन है, कोई गड़बड़ नहीं है। 5 की पावर ओड है भैया, तो इसको अगर एक और 5 मिल जाए तो बात बन जाएगी। 5 भी 2 हो जाएंगे, 2 भी 2 हो जाएंगे, परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। तो छोटे से छोटा नंबर जिससे इसको मल्टीप्लाई करें और ये परफेक्ट स्क्वायर बने, दैट इज दिस। ठीक है, आगे बढ़ जाऊं। बताओ, हाउ मैनी नेचुरल नंबर्स आर देयर बिटवीन दिस एंड दिस? इनके बीच में कितने नेचुरल नंबर हैं, देखते हैं भैया। तो √261 अंदाजन ये कितना का है? 15 का स्क्वायर होता है 225, 16 का स्क्वायर होता है 256, 17 का स्क्वायर होता है 289, तो ये 16 पॉइंट समथिंग है, 16 पॉइंट समथिंग। ओके, और ये कितना है, ये कितना समथिंग है, तो ये देखना पड़ेगा। 45109, 2 का जोड़ा 3 का जोड़ा बना दिया हमने। तो 400 के आसपास का स्क्वायर 21 का है, 21 का स्क्वायर 441, 22 का 484 होता है। तो 21 21 441, 10 21 का डबल 42, 09 उतरेगा भाई कितने से? ये यहाँ पर मैं 4 को देख रहा हूँ और 10 को देख रहा हूँ। 4 दूनी 8, 4 ते 12, 3 पर बड़ा चला जाएगा तो दूनी पर भेजेंगे, तो ये हो जाएगा 844। तो ये 212, अब ये कितना बच रहा है क्या नहीं बच रहा मैं उस पर ध्यान नहीं दे रहा। ये 212 पॉइंट समथिंग है। तो ये बोल रहे हैं कि इनके बीच में कितने नेचुरल नंबर है। तो 212 पॉइंट समथिंग से पहले क्या होएगा 212, उससे पहले क्या होएगा 211, और 16 पॉइंट समथिंग से आगे क्या होएगा 17। तो ये आपने बतानी है। तो इसमें आप क्या करोगे, 212 में से 17 मत घटाना, 212 में से 16 घटाओ, तब पता चलता है। 3 4 5 ये कितने हैं, 5 में से 3 घटाओगे 2 ही आएगा, है ये 3। 5 में से एक पहले वाला घटाना होता है 2, तब पता चलेगा कि कितने नंबर है। ठीक है, तो 212 माइनस 16, 12 में से 6 गए 6, ये कितना 4 एक्स्ट्रा घटाना है ना, 196 हो गया। ठीक है, इज इट क्लियर? आगे बढ़ रहा हूं मैं, ये बताओ भाई। A toy factory manufactured a batch of electronic toys. If the toys were packed in boxes of 115 each, 13 box would not be filled completely. अच्छा, अगर एक डिब्बे में 115 टॉयज डाल दें तो 13 डब्बे पूरे नहीं भरेंगे। समझ रहे हो आप? ऐसे डिब्बे हैं, एक डिब्बा हो गया, दूसरा डिब्बा हो गया, तीसरा डिब्बा हो गया, हर एक डिब्बे में 115 टॉय डाले हैं, 13 डिब्बे पूरे नहीं भर रहे। यानी कि जो नंबर ऑफ टॉयज है वो 115 इंटू 13 से कम है। अगर 13 डिब्बे पूरे भर जाते तो कितने टॉय होते? 115 इंटू 13, 113 पर 115 इंटू 13, और 13 डिब्बे तो पूरे भर नहीं रहे। 115 इंटू 13 से कम है, टॉयज इससे कम है। और ये क्या बोल रहा है कि अगर हर एक बक्से के अंदर अगर 65 टॉयज डालें, हर एक डिब्बे में 65 टॉयज, तो ठीक है भाई, इसने ऐसे पैक नहीं किया, ये जस्ट सोच रहा है। ठीक है, तो अगर हर एक बक्से में 65 टॉयज डालेंगे तो 22 सच बॉक्सेस वुड नॉट बी एनफ। 22 बॉक्सेस एनफ नहीं होंगे, 22 बॉक्सेस में खिलौने आएंगे नहीं। यानी कि जो नंबर ऑफ टॉयज हैं 22 बॉक्सेस से भी और ज्यादा होंगे खिलौने, उनमें सारे खिलौने नहीं आएंगे। यानी कि नंबर ऑफ टॉयज 65 इंटू 22 से ज्यादा है। ठीक, क्लियर है? तो बस ये इतना कहना चाह रहा है कि जो हमारे नंबर ऑफ टॉयज है इससे ज्यादा है, इससे कम है। तो देख लेते हैं किससे ज्यादा किससे कम है। अगर मैं इसको 2 दूंगा तो 130, 1430, तेरह पाँच और 13 और 11 143, और 6 149। नंबर ऑफ टॉयज इससे ज्यादा है, इससे कम है। फिर उसने क्या किया, कोइंसिडेंटली इन द एंड द टॉयज वर पैक्ड इन एन बॉक्सेस। एन बॉक्सेस में उसने पैक कर दिए, कंटेनिंग एन टॉयज ईच। एन डिब्बे थे, हर एक डिब्बे में एन बॉक्सेस थे, तो टोटल टॉय कितने हो गए
एक डिब्बे में n टॉयज थे और टोटल n डिब्बे थे, n स्क्वायर हो गए टॉयज, यानी कि जो नंबर ऑफ टॉयज है वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, विदाउट एनी रिमाइंडर, ऐसे बोला उसने, परफेक्ट स्क्वायर है। द टोटल नंबर ऑफ टॉयज वाज, तो टोटल नंबर ऑफ टॉयज क्या है, यानी कि हमें इनके बीच में एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर ढूंढना है। तो या तो आप ये देख सकते हो इसको उनके अंदर रख के लाइनों के अंदर कि ये कितना एक्स्ट्रा है किसी परफेक्ट स्क्वायर से, और वही देखना हमारे लिए इजी रहता है कि नीचे एक्स्ट्रा कितना बच गया। या फिर इसमें ऐसे देख सकते हो इसमें कितना ऐड करूँ कि परफेक्ट स्क्वायर है। मैं इसको उठा लेता हूँ। मुझे याद है कि ये किसके परफेक्ट स्क्वायर के पास है, बट याद होना जरूरी नहीं है आपको, मैं इतने सालों से पढ़ा रहा हूँ इसलिए याद है बस, 38 के स्क्वायर के आगे। ठीक है, तो 3 तिये 9, 14 में से 9 गए 5, 3 का डबल 6, यहाँ से मैंने उतारा 95। मैं कितने पर भेजूं, 6 7 42, 6 8 48, 6 9 में 54, तो आपको लगेगा 9 पर भेजें, तो 9 में 81, 9 6 54 और 8 बड़ा हो जाएगा, तो अब हम 8 पर भेजेंगे। 8 8 64, 8 6 48 और 6, 5 में से 4 गया 1, 9 में से 4 गए 5। ठीक है, तो 51 एक्स्ट्रा है, ये किसी परफेक्ट स्क्वायर से 51 एक्स्ट्रा है 38 के परफेक्ट स्क्वायर से। तो इसमें से अगर मैं 51 घटा दूंगा तो बात बन जाएगी। तो 5 में से 1 गए 4, 9 में से 5 गए 4 और 1 और 4, ये है जी नंबर ऑफ टॉयज। दिस इज द नंबर ऑफ टॉयज। अगर कोई ऐसा नंबर होता 1430 से छोटा होता, 1495 से बड़ा होता, तो उसको हम वैसे भी काट देते, ऐसे भी हम कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर है? आगे बढ़ रहा हूं फिर मैं। बताओ। द प्रोडक्ट ऑफ टू कंजिक्यूटिव प्राइम नंबर्स इज दिस, दो कंजिक्यूटिव प्राइम नंबर्स हैं, उनका प्रोडक्ट ये है। व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ द टू नंबर्स, दोनों नंबर का डिफरेंस क्या है। इस क्वेश्चन को मैं यहाँ पर क्यों लेकर आया हूँ, मतलब कि इस कंसेप्ट के साथ इस क्वेश्चन को क्यों रखा है मैंने, दिमाग लड़ाओ। मान लो अगर मेरे पास दो कंजिक्यूटिव नंबर हैं, दो कंजिक्यूटिव नेचुरल नंबर हैं 21 इंटू 22, तो ये 21 के स्क्वायर के बराबर होंगे ना, 21 स्क्वायर प्लस समथिंग, क्योंकि 21 का स्क्वायर होता है 21 इंटू 21, 21 इंटू 22। मेरे पास अगर दो कंजिक्यूटिव ऑड नंबर्स हैं कोई भी 21 इंटू 23, तो मैं ये नहीं बोल रहा ये 21 के स्क्वायर से थोड़े से बड़े होंगे, हो सकता है ये 22 के स्क्वायर से थोड़े बड़े हों, और कुल मिलाकर मैं ये कह सकता हूँ कि ये 21 स्क्वायर के आसपास होंगे, 21 के स्क्वायर के आसपास होंगे। ऐसे ही दो कंजिक्यूटिव इवन नंबर, दो कंजिक्यूटिव प्राइम नंबर, वो किसी परफेक्ट स्क्वायर के आसपास होंगे। क्यों? क्योंकि जब दो कंजिक्यूटिव नंबर्स होते हैं, प्राइम नंबर्स में ज्यादा का गैप भी हो सकता है, दो कंजिक्यूटिव में 6 का, 4 का, 3 का, 2 का, ज्यादा का गैप भी हो सकता है, 6 का गैप भी हो सकता है, बट दो आसपास के नंबर्स को मल्टीप्लाई करके आया है, दो कंजिक्यूटिव प्राइम नंबर्स को, तो इट मेक्स सेंस कि हम देखें कि ये किस परफेक्ट स्क्वायर के पास है। फिर हमें करना हिट एंड ट्रायल ही पड़ेगा, बट एक बार देख लें उससे अंदाजा बढ़िया आएगा। देखो, मैं देख रहा हूं कि ये किस परफेक्ट स्क्वायर से जस्ट बड़ा है। कितने पर जाएगा? 8 8 64, 9 में 81, तो 8 पर जाएगा, 9 बच गया, 8 का डबल 16, यहाँ पर 87। ठीक है, कितने पर भेजूं मैं? 16 और 98 को देख रहा हूँ, 16 पंजे 80, 16 छिके 96, 6 पर तो जाएगा नहीं, तो 5 पर शायद चला जाए, तो 5 5 25, 2 16 पंजे 80 कर दो, यहाँ पर नहीं जा रहा था ना, नहीं जा रहा था। ठीक है, 85 के स्क्वायर से थोड़ा सा बड़ा है ये मामला। तो अगर ये 85 के स्क्वायर से थोड़ा सा बड़ा है, तो अब दोनों नंबर तो 85 से बड़े होंगे नहीं कि दोनों प्राइम नंबर ये 85 के स्क्वायर से थोड़ा सा बड़ा है, तो आपने दोनों नंबर 85 से बड़े ले लिए, तो वो तो इससे ज़्यादा बड़े हो जाएंगे ना, दोनों नंबर छोटे भी नहीं होंगे, वो छोटा हो जाएगा 85 के स्क्वायर से, तो मोस्ट प्रोबेबली एक नंबर 85 के स्क्वायर से छोटा होएगा, एक बड़ा होएगा। रिटर्न ट्रायल कर रहे हैं, 85 से जस्ट छोटा प्राइम नंबर बताओ, फिर हम चेक करेंगे। उत्तर देने से पहले 83 है भाई, 14 छिक्के 84 से एक पहले है 83, और 85 से आगे 86, 87, 87 नहीं है, 29 ये होता है,
88 89 14 छिके 84 15 छिके 90 से पहले 89 ये है। तो क्या वाकई में इनका प्रोडक्ट ये है? ये चेक करना पड़ेगा आपको, ठीक है। तेरह भाई 3 में 27 2 3 8 24 और 2 26 8 में 72 7 8 8 64 और 7 71 7 8 का गलती की है 7 3 8 7 जी हाँ। तो इनके बीच का गैप कितना है? जी, दिस इज द वे इसको आंसर करने का। मैं बहुत सारे फैंसी तरीके भी आपको बता सकता हूँ, बट ये तरीका हमेशा आपको सेल थ्रू करेगा। ये लॉजिकल वे है, और हमें लॉजिकल वे की जरूरत है क्योंकि एग्जाम में क्या सर यही क्वेश्चन आएगा, यही आएगा तो याद ही कर लो कि 6 है उत्तर। ये कंसेप्ट यूज होंगे, तो जब आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी तो नेचुरली आपको चीजें दिखेंगी। ये टेंशन मत लेना हमें ये चीजें नहीं दिखेंगी, दिखेंगी। जो मैं बोल रहा हूँ वो करते रहो। नेक्स्ट, ये देखो, एक बार ये करने की कोशिश करो, फिर मैं आपको धीरे धीरे कुछ चीजें बताऊंगा। आई विल टेल यू सम चीजें। ये देखो, द स्क्वायर रूट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए रैशनल नंबर। किसकी स्क्वायर रूट एक रैशनल नंबर है? तो सबसे पहले मैं आपको कुछ बेसिक रूल्स बता देता हूँ। कि नंबर 1 कि जो परफेक्ट स्क्वायर्स होते हैं फिर उनके बेस पर हम एलिमिनेट किया करेंगे चीज़ों को। एक एक करके बताऊंगा, सारे इकट्ठे नहीं बताऊंगा। नंबर 1 कि जो परफेक्ट स्क्वायर है उसके न्यूमरेटर, या फिर मैं सीधा पहले वो बताता हूँ, छोड़ो सीधा इफेक्टिव बताता हूँ। उसके एंड में विल ऑलवेज एंड विद इवन नंबर ऑफ जीरोस। इससे मेरा क्या मतलब है? इससे मेरा मतलब है सपोज आपने 10 का स्क्वायर किया, 10 में एक जीरो है तो इसके स्क्वायर में 2 जीरो हो गई। आपने किसी भी नंबर का स्क्वायर किया, 350 का स्क्वायर किया, इसमें एक जीरो है तो इसके स्क्वायर के एंड में 2 जीरो होंगी। अगर आपने किसी नंबर का स्क्वायर किया जिसके एंड में 2 जीरो हैं तो उसके एंड में 4 जीरो हो जाएंगी स्क्वायर के एंड में। तो स्क्वायर के एंड में अगर जो नंबर परफेक्ट स्क्वायर है, ये सारे नंबर परफेक्ट स्क्वायर है, उनके एंड में इवन नंबर ऑफ जीरोज होंगी। क्यों? क्योंकि यहां पर अगर एक जीरो थी तो 2 हो जाएंगी, 2 थी तो 4 हो जाएंगी, 3 थी तो 6 हो जाएंगी, 8 थी तो 16 हो जाएंगी। इवन नंबर ऐसा नहीं हो सकता कि किसी परफेक्ट स्क्वायर के एंड में 5 जीरो है। क्यों? क्या उसकी स्क्वायर रूट में 2.5 जीरो है क्या? नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता कि किसी नंबर के अंदर ऐसे आधी जीरो है। ये लो भाई, स्क्वायर कर दिया तो ये लो, यहां पर एक जीरो बन गई। डजंट मेक सेंस, ठीक है। तो परफेक्ट स्क्वायर के एंड में भैया इवन नंबर ऑफ जीरोज होंगी। ओके। और विल ऑलवेज एंड विद इवन नंबर ऑफ जीरोस, will always have decimal after even number of digits। उसका जो डेसिमल लगेगा वो हमेशा इवन नंबर ऑफ डिजिट्स के बाद ही लगेगा। क्यों सर? किसी परफेक्ट स्क्वायर का देखो कि 1.2 का अगर मैं स्क्वायर करूंगा तो जो डेसिमल है वो 2 के बाद लगेगा ना। हाँ, अब कोई बंदा ये बोल सकता है कि मैंने एक जीरो लगा दी अब तो ये 3 के बाद है। नहीं, ये एक नॉन सिग्निफिकेंट डिजिट है। नॉन सिग्निफिकेंट यानी कि इसका कोई महत्व नहीं है, महत्वपूर्ण अंक नहीं है। तो ऐसे डिजिट को काट कर ये रूल लगाना। नहीं तो आप तो ऐसे करते रहोगे कि ऐसे कुछ भी करते रहोगे, ऐसे फालतू की बकवास है ना। फिर मुझे मिलोगे कहीं, पता चलेगा पीटूंगा मैं। तो ये वाला मैं नहीं बोल रहा कि ये वाला नॉन सिग्निफिकेंट है, इतना आप समझ गए हैं। इसके बाद जो एक्स्ट्रा जीरो लगे उनको काट के ये रूल लगाना। तो किसी भी नंबर में अगर एक के बाद डेसिमल है उसका स्क्वायर करोगे तो 2 के बाद हो जाएगा, 2 के बाद डेसिमल है स्क्वायर करोगे तो 4 के बाद हो जाएगा, 3 के बाद डेसिमल है स्क्वायर करोगे तो 6 के बाद हो जाएगा। तो जो परफेक्ट स्क्वायर्स हैं उनमें डेसिमल हमेशा इवन नंबर ऑफ डिजिट के बाद ही होगा। क्लियर है? तो एक तो ये रूल हो गया कि डेसिमल इवन नंबर ऑफ डिजिट के बाद होगा और जीरो जो हैं वो भी इवन होंगे। अगर मैं आपको एक बहुत बड़ा सा नंबर दे दूं
और एक जीरो लगा दूं, ठीक है। अब गारंटी ले सकते हो कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो, या इवन नंबर ऑफ जीरोज होनी थी, या फिर यहां पर ऐसे इस जीरो को ऐसे एक पॉइंट लगा दूं, तो ये गारंटी ले सकते हो कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। क्यों सर, यहां तो दो के बाद पॉइंट बताया तो था कि एंड में एक्स्ट्रा जीरोज नहीं लगानी फालतू की, इनको हटाना है फिर देखना है। एक के बाद ही डेसिमल है, इवन नंबर के बाद होना चाहिए था, ठीक है जी। ये रूल बिल्कुल बेसिक था, कॉमन सेंस था। अब सेकंड रूल, सेकंड रूल है भैया कि लास्ट टू डिजिट्स जो होंगे वो इक्वल होंगे लास्ट टू डिजिट्स ऑफ स्क्वायर्स अप टू 25। आपको 25 तक के स्क्वायर याद है? आप बोलोगे जी हाँ सर याद है, 30 तक के बोले हैं मैंने, ठीक है, 30 तक याद करने हैं आपने, ठीक है। तो दुनिया में जो भी स्क्वायर है उसके एंड के दो डिजिट जो होंगे, चलो दूसरे वे से बताता हूं कि 1 से लेकर 25 तक के जो स्क्वायर्स हैं, 1 से लेकर 25 तक के जो नंबर हैं, उनके जब आप स्क्वायर करते हो, कोई भी मान लो, उनके एंड में जो दो डिजिट आते हैं वही रिपीट होते रहते हैं भैया, वही रिपीट होते रहते हैं। उसके बाद एंड में दो डिजिट इसके अलावा और नहीं आ सकते। जो 1 से 25 तक आ चुके हैं, जो दो डिजिट वही आ सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा और कोई टू डिजिट नहीं आ सकते किसी परफेक्ट स्क्वायर में। कहने का क्या मतलब है? कहने का यह मतलब है कि मान लो एक नंबर है 756831242। मैं आपसे पूछ रहा हूं क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है? तो आप देखो एंड के दो डिजिट 42, 1 से लेकर 25 तक किसी नंबर के स्क्वायर के एंड में 42 आते हैं, नहीं आते, नहीं आते। तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता। अच्छा सर, अगर यहीं पर ये नंबर ऐसे होता तो एंड में 24 किसी नंबर के स्क्वायर के एंड में आते हैं, 1 से 25 तक एंड के दो डिजिट किसी नंबर के स्क्वायर क्यों? तो सर क्या ये परफेक्ट स्क्वायर हो गया? नहीं, मैं ये नहीं बोल रहा। देखो, मैं ये बोल रहा हूं कि मान लो एक नंबर है जिसके एंड में एक जीरो है, क्या ये परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है? नहीं हो सकता। कोई नंबर है जिसके एंड में जीरो है, ये परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है। मैं इसका मतलब ये नहीं है कि ये परफेक्ट स्क्वायर है, दो जीरो होते ही नहीं। मैं ये बोल रहा हूं इसके तो चांसेस ही नहीं है, इसके तो चांसेस ही नहीं है। ये है कहानी कि कोई आदमी है, क्या वो ऐसे उड़ सकता है? चांसेस ही नहीं है। कोई पक्षी उड़ सकता है? हो सकता है उसको चोट वगैरह ना लगी हो, बीमार ना हो, उसके चांसेस। तो यहां पर हम एलिमिनेट कर रहे हैं। क्या है ये हमें पक्का नहीं पता, क्या नहीं है वो हमें पक्का पता है। एंड में एक जीरो आई, भाग भाई, एक डिजिट के बाद डेसिमल है, भाग भाई यहां से। एंड के दो डिजिट ऐसे नहीं है जो 1 से 25 तक आए, काट दो उस ऑप्शन को। तो हम एलिमिनेट करके जीतेंगे इसमें। तो सर एलिमिनेट करके जीतेंगे, कोई ऐसा तरीका बताओ एलिमिनेट करके ना जीते? वो एंड में बताऊंगा। वो एफिशिएंट नहीं है वो तरीका, ये तरीका एफिशिएंट है। जल्दी उत्तर तक पहुंचा रहे हैं, ठीक है। तो इसके बेस पर सिर्फ अब तक मैंने दो ही आपको बताए हैं, और भी बताऊंगा। इसके बेस पर क्या हम एलिमिनेट कर पा रहे हैं? एक जस्ट तीसरा बताऊंगा, चेकिंग रिमाइंडर, और चौथा बताऊंगा बेसिक। एक भी क्वेश्चन नहीं है जो बच जाएगा, इन तीन से बच जाएगा। क्वेश्चंस की हिम्मत नहीं है, ठीक है। और ये कहीं पर आपको मिलेगा नहीं, ये भी मेरी गारंटी है, जब तक कोई मेरा कोर्स लेकर पढ़कर ही ना पढ़ाने लग जाए। बतेरी चीजें हैं जो मैंने खुद बनाई है, ठीक है। देखो, द स्क्वायर रूट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए रैशनल नंबर। ये बोल रहा है किस नंबर की स्क्वायर रूट एक रैशनल नंबर है। तो सबसे पहले तो क्वेश्चन समझा दूं मैं आपको। मान लो मेरे पास एक नंबर है 36, इसकी स्क्वायर रूट करोगे तो आ गया 6, ये एक रैशनल नंबर है। मान लो मेरे पास एक नंबर है 0.36, इसका स्क्वायर रूट मैंने किया तो आ गया 0.6, ये एक रैशनल नंबर है। जब भी स्क्वायर रूट सोल्व हो जाएगी तो यानी कि रैशनल नंबर है। मेरे पास एक नंबर है 35, ये सोल्व ही नहीं होएगा,
तो ये एक इरेशनल नंबर है। जब नंबर सोल्व ना हो पाए और उसके ऊपर रूट बच जाए तो वो क्या होता है, इरेशनल, अपरिमेय संख्या। तो ये बोल रहा है कौन सी, किसका वर्गमूल, किसकी स्क्वायर रूट रैशनल है, यानी कि इनमें से किसका स्क्वायर रूट करने पर वो सोल्व हो जाएगा, यही ये पूछ रहा है। तो यानी कि वो कब सोल्व होगा, जब ये परफेक्ट स्क्वायर होंगे। और परफेक्ट स्क्वायर्स की क्या मैंने प्रॉपर्टीज आपको बताई है, मैंने ये प्रॉपर्टीज बताई है। इनके बेस पर काट सकते हैं क्या, अभी तक तो बेसिक वाली बताई है। एक तो ये काट दो यार, एक के बाद डेसिमल है, इवन नंबर के बाद होना चाहिए, इवन डिजिट के बाद, ये भी काट दो, ठीक है सर। बाकी डेसिमल वाला तो क्लियर हो गया मामला, ठीक है। अब हम देखेंगे कि लास्ट के 2 डिजिट 36 है, 6 के स्क्वायर में आते हैं, हो सकता है ये परफेक्ट स्क्वायर हो, इस बेस पर तो काट नहीं सकते। ये नहीं है कि ये है ही, हो सकता है हो। 88 किसी नंबर के स्क्वायर के एंड में 88 आता है, 1 से लेकर 25 तक। सोचो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, तो मैं बोल रहा हूँ सोच रहे होगे नहीं, 14 196 ऐसे दिमाग में नहीं आ रहा था, यानी कि याद नहीं है अच्छे से। 15 16 क्या सर हम ऐसे चेक करेंगे, नहीं वो अपने आप दिमाग में आ जाएगा, मैं वैसे ही कर रहा हूँ। 17 18 19 20 21 22 22 के एंड में 84 है, 23 29 24 76, नहीं है, नहीं हो सकता है परफेक्ट स्क्वायर, हिम्मत ही नहीं है इसकी। दिस इज द आंसर, रियल क्वेश्चन आया हुआ एग्जाम में, ठीक है। ठीक है, क्लियर है, ओके जी, आगे बढ़ते हैं फिर, इसको करने की कोशिश करो। द स्क्वायर रूट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए रैशनल नंबर, किसकी स्क्वायर रूट रैशनल नंबर है, तो भैया एक के बाद पॉइंट है, इसको तो सीधा भगा दो, ठीक है। अब 2 के बाद पॉइंट है, इवन नंबर के बाद डेसिमल है, तो अब मैं लास्ट के 2 डिजिट चेक करूंगा, क्या लास्ट में 82 आता है, किसी के स्क्वायर में नहीं आता भैया, 1 से लेकर 25 तक। क्या 96 आता है, आता है, 14 के स्क्वायर में आता है 96, क्या 14 आता है, नहीं आता किसी भी नंबर के स्क्वायर में, तो सिर्फ एक ही उत्तर पॉसिबल है यहाँ पर, ठीक है, क्लियर है। आगे बढ़ो, द स्क्वायर रूट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए रैशनल नंबर, किसके स्क्वायर रूट रैशनल नंबर है, तो सब में जो डेसिमल है वो 2 के पॉइंट के बाद है, ठीक है जी। एंड में 49 आता है किसी के परफेक्ट स्क्वायर में, 7 के में 28 आता है, किसी के में 28 नहीं आता, काट दिया हमने। 24 आता है, 24 आता है 18 के में, 324 18 का स्क्वायर होता है। अब तो हम एलिमिनेट ही नहीं कर पाए। अब नेक्स्ट चीज काम आएगी, क्या चीज काम आएगी, देखो, चेकिंग रिमाइंडर। किसी भी परफेक्ट स्क्वायर को जब आप 9 से डिवाइड करते हो तो वो कुछ फिक्स रिमाइंडर्स देता है, किसी भी परफेक्ट स्क्वायर को जब आप 8 से डिवाइड करते हो तो वो फिक्स रिमाइंडर्स देता है, ठीक है। तो क्या सर हमें वो रटने पड़ेंगे, नहीं पगले, रुलाएगा क्या। देखो, जब हम कुछ परफेक्ट स्क्वायर को डिवाइड करके देखते हैं 9 से, ठीक है, देखो 1 का स्क्वायर क्या है, 1, 1 को 9 से डिवाइड कर रहे हो तो क्या रिमाइंडर आ रहा है, 1, लिख लो। 2 का स्क्वायर है 4, 4 को 9 से डिवाइड कर रहे हो तो 4 रिमाइंडर, 5 को 9 से डिवाइड कर रहे हो तो 5 रिमाइंडर, थोड़ी देर में रिपीट होने स्टार्ट हो जाएंगे। 5 क्यों बोल दिया मैंने, सॉरी भाई। 2 के स्क्वायर को, 3 का स्क्वायर क्या है, 3 का स्क्वायर है 9, 9 को 9 से डिवाइड कर रहे हो तो 0 रिमाइंडर। 4 का स्क्वायर है 16, 16 को 9 से डिवाइड कर रहे हो तो 7 रिमाइंडर। 5 का स्क्वायर है 25, 25 को 9 से डिवाइड कर रहे हो तो 9 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या होता है, तो उसका सम ऑफ डिजिट होता है। 25 का सम ऑफ डिजिट 5 और 2 7, 6 का स्क्वायर 36 का सम ऑफ डिजिट 9, 0 रिमाइंडर। 7 का स्क्वायर 49 का सम ऑफ डिजिट, 49 में 9 काट दो 4, रिपीट होने स्टार्ट हो गए ये। इसके अलावा और कुछ रिमाइंडर दे ही नहीं सकता कोई परफेक्ट स्क्वायर 9 से डिवाइड करने पर। तो आपको ये रटने नहीं है ना, मैंने रट रखे हैं, मैं 1 से लेकर 5 तक के स्क्वायर्स को 9 से डिवाइड करके देख लेता हूँ, ठीक है। अगर इस पे भी कोई फेल हो जाए कोई क्वेश्चन, ऐसे नहीं होगा, ऐसे क्वेश्चन वो प्लान करके देता ही नहीं एग्जामिनर, हो जाए तो मैं परफेक्ट स्क्वायर्स को 8 से डिवाइड करके देख लूंगा, 1 से 5 तक के को। अगर मैं 11 से डिवाइड करके देखूंगा तो मैं 1 से 6 तक के को डिवाइड करके देख लूंगा, उतने में रिपीट होने लग जाते हैं। तो परफेक्ट स्क्वायर को 8 से डिवाइड करने पर पता क्या रिमाइंडर आता है, 1 का स्क्वायर होता है 1, 1 को 8 से डिवाइड करोगे तो 1 रिमाइंडर। 2 का स्क्वायर 4, 4 को 8 से डिवाइड करोगे तो 4 रिमाइंडर। 3 का स्क्वायर 9 को 8 से डिवाइड करोगे तो
1 रिमाइंडर। 4 का स्क्वायर 16 को 8 से डिवाइड करोगे तो 0 रिमाइंडर। 5 का स्क्वायर 25 को 8 से डिवाइड करोगे तो 1 रिमाइंडर। 6 का स्क्वायर 36 को 8 से डिवाइड करोगे 4 रिमाइंडर। 7 का स्क्वायर 49 को 8 से डिवाइड करोगे 1 रिमाइंडर। होने लगे ना रिपीट। पहले 5 में ही पता लग जाता है 9 और 8 का सारा सिस्टम। ठीक है, तो एनफ है ये, 11 का चेक कर लो। अब एग्जामिनर ऐसे पीछे पड़ेगा तो मैं कन्वेंशनल भी बताऊंगा। अब मान लो आपकी उससे पर्सनल दुश्मनी है, हैं? तो फिर दूसरा मैं तेरे बताऊंगा। देखो, तो मैंने क्या बताया, 9 से डिवाइड करने पर हमेशा रिमाइंडर क्या आएगा? 1407। ठीक है, तो 9 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर यानी कि डिजिट का सम। 9 की डिविजिबिलिटी क्या कहती है? कोई नंबर 9 से तब डिवाइड होगा जब उसके डिजिट का सम 9 से डिवाइड होगा, और जहां पर भी सम 9 बन रहा है उसको हम काट सकते हैं। तो 9 से डिवाइड करने पर 1407 रिमाइंडर होना चाहिए। मैं इसके बेस पर काटूंगा, जहां पर भी 9 बनेगा काट दूंगा। 5 और 4 9, 9, 6 और 2 8, तो यहाँ पर 8 बन रहा है, लेकिन 1407 था ना 9 के लिए। 8 है यहाँ पे, तो हो ही नहीं सकता परफेक्ट स्क्वायर। यहाँ काटते हैं। 5 और 4 9, 4 और 3 7 और 2 9। पॉसिबल है ब्रो। 5 और 4 9 और ये 9, 2 और 1 3, 3 तो है नहीं, काट दो। दिस इज द उत्तर। मैंने आपको एक्स्ट्रा बताया है, इससे भी 2 बच जाए, एक ही कटे। 8 से डिवाइड करके देख लो, 11 से डिवाइड करके देख लो। 11 से डिवाइड करके क्या रिमाइंडर आएंगे सर? 1 से 6 तक के स्क्वायर को मन में डिवाइड करके देख लो, वही आएंगे बाद में। ठीक है, और इसके अलावा कन्वेंशनल। अच्छा, मैं ये बोल रहा था आपको कन्वेंशनल बताऊंगा, कन्वेंशनल बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो मैं बता चुका हूं। वही अपना ये वाला, ऐसे करके देख लो भाई, कोई नंबर परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं, ऐसे उसको ऐसे बांध के देख लो, एंड में 0 रिमाइंडर बच रहा है कि नहीं। उसकी जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। नेक्स्ट बताओ। हाउ मेनी परफेक्ट स्क्वायर्स लेस देन 10,000 एंड विद 4? इतने परफेक्ट स्क्वायर, मतलब ऐसे नंबर जो कि परफेक्ट स्क्वायर हैं और 10,000 से छोटे हैं और 4 से एंड हो रहे हैं। ठीक है जी, तो ये जो 10,000 है ये देखकर ही पता लग रहा है कि ये 100 का स्क्वायर है। अगर नहीं पता लगता आपको देखकर, ऐसा वो कुछ नंबर दे देता तो आप ऐसे करके देखते कि ये किसके स्क्वायर से बड़ा है। सर ऐसे हम क्यों करके देख रहे हैं? ऐसे हम इसलिए करके देख रहे हैं कि अब हमें पता है कि 99 का स्क्वायर इससे छोटा होगा, 98 का स्क्वायर इससे छोटा होगा, है ना, 1 का स्क्वायर इससे छोटा होगा। तो हमें पता लग गया किन किन नंबर का स्क्वायर इससे छोटा होगा। उसने इससे छोटे परफेक्ट स्क्वायर्स की बात करी है ना, तो हमें पता लग गया किन किन नंबर्स का स्क्वायर इससे छोटा होगा। तो अब किसी भी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर 4 से कब एंड करता है? जब उसका यूनिट डिजिट 2 हो या फिर 8 हो। 8 का स्क्वायर 64 होता है, या तो 2 हो या 8 हो। ऐसे कौन कौन से नंबर है जिनका यूनिट डिजिट, जो नंबर 0 से लेकर 99 तक है, 1 से लेकर 99 तक है, जिनका यूनिट डिजिट 2 है? तो एक तो हो गया 0 2, एक हो गया 1 और 2 12, एक हो गया 22, एक हो गया 32। आपको पता लग रहा है मैं क्या कर रहा हूँ? एक तो पहली वाली गिनती की लाइन हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एक 11 12 13 14, एक 21 22 23 24। उन लाइनों को उठा रहा हूँ, तो ऐसे लास्ट लाइन क्या होगी? 92। तो टोटल कितने हो गए? 0 से लेकर 0 1 2 3, ये बढ़ते रहेंगे, 4 5 9 तक गया। टोटल 10 नंबर्स हैं ये। ऐसे ही ऐसे नंबर जिनका यूनिट डिजिट 8 है, एक तो 0 8, एक 1 और 8 18, एक 2 और 8, एक 3 और 8। ऐसे ही लास्ट नंबर क्या है? 98। 98 को भी लेना है ना, तो ये नंबर भी हो गए भैया 10। तो टोटल कितने होंगे? 20। 10 और 10 20 नंबर है जिनका यूनिट डिजिट 4 है। परफेक्ट स्क्वायर काहे इसको टिक कर दिया है बातों बातों में। ठीक है, आंसर इज ऑप्शन डी। ये बताओ। इफ क्यूब रूट ऑफ एन लाइज बिटवीन 6 एंड 7, यानी कि ये बोल रहा है 6 और 7 के बीच में है क्यूब रूट ऑफ एन। 7 के बीच में है क्यूब रूट ऑफ एन, यानी कि 6 इज लेस देन क्यूब रूट ऑफ एन। क्यूब रूट ऑफ एन इज लेस देन 7। क्यूब कर दूं हर जगह?
तो जो चीज़ छोटी है वो छोटी रहेगी, बड़ी है वो बड़ी रहेगी। 6 का क्यूब 216 इज लेस देन n इज लेस देन 343, यानी कि n एक ऐसा नंबर है जो 216 से बड़ा है, 343 से छोटा है। तो n की पॉसिबल वैल्यूज क्या हैं? n की पॉसिबल वैल्यूज हैं भैया 217 से स्टार्ट होंगी, फिर 218, फिर 219 एंड सो ऑन। 343 से छोटा है ये 342 तक। ये n की पॉसिबल वैल्यूज हैं ये सारी। कितनी वैल्यूज हैं? 342 में से 217 मत घटाना, 216 घटाना, तब पता चलेंगी। 342 माइनस 216, 12 में से 6 गए 6, यूनिट डिजिट 6 आएगा ऑप्शन। ठीक है, क्लियर है? आगे बढ़ रहा हूँ। एक ये छोटी सी चीज़ है भाई जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, बार बार एग्जामिनर यूज करता है। बार बार एग्जामिनर ये करता है कि कुछ नंबर्स के रेसिप्रोकल की सम की बात करता है कई बार। मान लो हमारे पास दो नंबर हैं ए और बी और उनका सम ऑफ रेसिप्रोकल पूछ रहा है। कई बार इसका जिक्र करता हो क्वेश्चन में, डायरेक्टली नहीं पूछता। यह है, अगर दो नंबर ए और बी हैं तो उनका सम ऑफ रेसिप्रोकल है ये। देखो ऐसे बी क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, ऊपर आएगा ए प्लस बी, नीचे आएगा ए इंटू बी। तो दो नंबर्स के रेसिप्रोकल का सम, नंबर्स का सम ऊपर बटे में नीचे प्रोडक्ट। क्या सर हम ये याद रखेंगे? याद रखने की जरूरत नहीं है भाई, तुरंत एग्जाम में करके भी देख सकते हो कि नंबर मन में ए और बी मानो 1/a प्लस 1/b करके देखो कि अच्छा ऊपर सम नीचे प्रोडक्ट, रेसिप्रोकल का सम ये। ठीक है, तो उसने क्या बताया है? सम ऑफ टू नंबर्स इज 40 और उनका प्रोडक्ट क्या है? प्रोडक्ट है 375। तो यही उनके रेसिप्रोकल का सम होगा। यानी कि आपको ऐसे लिखने की जरूरत नहीं है a प्लस बी इज इक्वल टू 375, ए बी इज इक्वल टू ए प्लस बी इज इक्वल टू 40, ए बी इज इक्वल टू 375 और निकाल लें ए और बी की वैल्यू निकाल लें। ऐसे करने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। सम ऑफ रेसिप्रोकल्स को याद रखना, सम ऑफ रेसिप्रोकल्स, क्योंकि बार बार यूज करता है। ऑप्शन है वो डिफरेंस ऑफ रेसिप्रोकल भी यूज कर सकता है ना, अगर सम ऑफ रेसिप्रोकल यूज कर रहा है तो उसके बेस पर मैंने एक इक्वेशन लिया है। हेलो, तो भाई माइक जो है उसकी बैटरी में भी डाउन हो, मैं एक बार माइक चेंज कर लूँ, बाद में दिक्कत आएगी। रुको एक बार। हाँ जी, हेलो, हाँ आ रही है आवाज। हेलो, चलिए। लो शुक्र है मैंने देख ली, नहीं तो मैं बोलता रहता, कुछ रिकॉर्ड नहीं होता, मैं फिर से रिकॉर्ड करता बाद में। चलिए, टू पॉजिटिव इंटीजर्स डिफर बाई 8, इनके बीच का डिफरेंस 8 है, एंड देयर रेसिप्रोकल्स डिफर बाई। तो पिछले क्वेश्चन में रेसिप्रोकल्स का सम था, अब की बार रेसिप्रोकल का डिफरेंस है। अगर मैं उन नंबर्स को ए और बी मान लूं तो इनके रेसिप्रोकल यानी कि पारस्परिक व्युत्क्रम का डिफरेंस क्या हो जाएगा? बी माइनस ए बटे में ए इंटू बी। यानी कि ऊपर है डिफरेंस ऑफ नंबर्स और नीचे है प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। तो इसने क्या बताया है? टू पॉजिटिव इंटीजर डिफर बाई 8 एंड देयर रेसिप्रोकल्स डिफर बाई, यानी कि उसने रेसिप्रोकल्स का डिफरेंस बताया है जो कि है 2/45, जो कि क्या होता है? डिफरेंस ऑफ नंबर्स बटे में प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। और नंबर्स का डिफरेंस उसने क्या बता रखा है? उसने बता रखा है 8, 8 बटे प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। 2 चौके 8, इधर आएगा प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स इज इक्वल टू 180 एंड डिफरेंस ऑफ नंबर्स इज इक्वल टू 8। तो 180 किन्हीं दो नंबर का प्रोडक्ट है और उनका डिफरेंस 8 है। तो 180 को ऐसे दो नंबर में तोड़ दो जिनका डिफरेंस 8 हो। साफ साफ दिख रहा है 18 और 10। अदरवाइज ये मैं तोड़ना भी आपको बताऊंगा आगे, बट ये साफ साफ दिख रहा है 18 और 10। ठीक है,
तो उन नंबर में से एक नंबर 18 है, एक 10 है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग कैन पॉसिबली बी वन ऑफ दीज इंटीजर्स? 18, ऑप्शन डी। ठीक, तो ये कुछ ऐसे क्वेश्चन है, इनमें जैसे मैंने परफेक्ट स्क्वायर वाले में आपको कंसेप्ट बताया है, कुछ में मैं कुछ कंसेप्ट भी बता सकता हूँ, कुछ ऐसे रैंडम भी हैं, आगे और भी रैंडम आएंगे। तो ये नहीं सोचना है कि ये मुझे कैसे पता चलेगा, विद प्रैक्टिस धीरे धीरे चीजें पता चलती हैं। ओके। The average of the largest and smallest three-digit number formed by 0, 2 and 4 would be 0, 2 और 4 से जो लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर बनते हैं। मान लो मैं आपको नंबर दूं 1, 5, 2, 8, इनसे बड़े से बड़ा नंबर बनाओ। अगर आपको बड़े से बड़ा नंबर बनाना है तो हमेशा आप क्या करोगे, सबसे बड़े वाले को पहले लिखोगे, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। सर ऐसे क्यों? क्योंकि सबसे बड़ी वाली पोजीशन सबसे बड़ी है, ये थाउजेंड्स प्लेस है, ये हंड्रेड्स प्लेस है। यहाँ पर अगर 5 को लिखते तो सिर्फ 5000 होता, 8 को लिख दिया तो 8000 हो जाएगा। ऐसे ही अगर स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है सबसे छोटा, तो सबसे पहले सबसे छोटा लिखेंगे। क्यों? क्योंकि जो सबसे बड़ी पोजीशन है वो हम सबसे छोटे को देना चाहते हैं, ताकि कम से कम बन पाए नंबर। तो इसका उल्टा बना देंगे। हाँ, जीरो के केस में एक चीज है, जीरो के केस में अगर आपको लार्जेस्ट बनाना है यहाँ पर, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले बड़े वाला नंबर लोगे 4, फिर उससे छोटे वाला नंबर 2, फिर उससे छोटे वाला नंबर 0। क्लियर? 420 बड़े से बड़ा 3 डिजिट का नंबर बनेगा। लेकिन अगर आपको जब स्मॉलेस्ट बनाना है तो आप ऐसे नहीं कर सकते कि 0, 2 और 4। क्यों? क्योंकि ये 2 डिजिट का बन जाएगा। तो 0 के केस में सबसे पहले वाला प्लेस है वो 0 को छोड़कर जो स्मॉलेस्ट है उसको देना पड़ता है, यानी कि 2 को, फिर 0 को जगह देंगे और फिर 4। यानी कि यहीं पर अगर मुझे 0, 1, 5, 2, 8, इससे अगर मुझे स्मॉलेस्ट बनाना होता तो मैं कैसे बनाता? तो भैया मैं सबसे छोटा प्लेस 1 को देता। अगर मुझे स्मॉलेस्ट नंबर बनाना होता है 1, 2, 3, 4, 5, 5 डिजिट का बोल रहा हूं मैं। अगर 4 डिजिट का बनाना है तो फिर 1025, फिर मैं 8 को इन्वॉल्व ही नहीं करूंगा। तो सबसे पहले मैंने 1 को दिया, फिर 0 को दिया, फिर मैंने 2 को जगह दी, फिर 5 को, फिर 8 को। ठीक, क्लियर है? तो लार्जेस्ट 3 डिजिट का नंबर जो है वो ये बन सकता है, स्मॉलेस्ट 3 डिजिट का नंबर ये बन सकता है। इनकी एवरेज पूछ रहा है क्या वो? ठीक है, तो इनको जोड़ के हाफ कर देते हैं भैया। तो एवरेज देखो, 4 और 2 6, 624 का हाफ, यानी कि 312 ऑप्शन है। ठीक है, आगे बढ़ो। ये कंसेप्ट पहले ही बता चुका हूं मैं, तब शायद डिविजिबिलिटी करवा रहा था तब, तो आपको आ जाना चाहिए अभी। हाउ मैनी डिजिट्स इन ऑल आर रिक्वायर्ड टू राइट नंबर्स फ्रॉम 1 to 50? ये बोल रहा है 1 से लेकर 50 तक जब हम गिनती लिखते हैं ऐसे, तो कितने डिजिट लिखने की ज़रूरत पड़ती है। देखो भाई, 1 से 50 तक जब आप गिनती लिखोगे तो स्टार्टिंग में तो कुछ ऐसे डिजिट हैं जो सिंगल डिजिट के हैं, ऐसे नंबर हैं जो सिंगल डिजिट के हैं। तो यहाँ पर तो 9 ही डिजिट हैं, 9 नंबर हैं और हर एक नंबर एक सिंगल डिजिट का है। लेकिन इसके बाद जब आप गिनती लिखना स्टार्ट करते हो तो हर एक नंबर के अंदर 2-2 डिजिट होते हैं। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि यहाँ से लेकर यहाँ तक कितने नंबर हैं। तो 50 में से 10 मत घटाना, 50 में से 9 घटाना, 41 नंबर्स हैं। 41 इंटू 2, 84 डिजिट्स हैं। तो टोटल कितने डिजिट होंगे भैया? 93 डिजिट हो जाएंगे। क्या गड़बड़ कर दिया भाई? कुल कितने अंक? हाउ मेनी डिजिट्स इन ऑल? 1 to 50, चाहे 82 होएगा ना, 84 कर दिया मैंने। 91 डिजिट हो गए। ओके, क्लियर है? अगर यहीं पर वो ये पूछ ले कि 1 से लेकर 500 तक लिखने में कितनी डिजिट्स की जरूरत पड़ती है, तो 1 से 500, 1 to 500 कितने डिजिट्स की जरूरत पड़ती है? 1 से लेकर 9 तक
टोटल 9 डिजिट हो जाएंगे। ऐसे लिखने की जरूरत नहीं है गिनती। 10 से लेकर 99 तक, 10 to 99 कितने नंबर हैं टोटल? हमेशा आप क्या करोगे, 99 माइनस 9 तो 90, 90 इंटू 2 180 डिजिट्स, और फिर 1012 500, टोटल कितने डिजिट होंगे? तो 500 में से आप घटा, सॉरी गाइस, 101 नहीं 100, 500 माइनस 99 करेंगे तो 500 माइनस 99 विल बी 401, 401 नंबर है इंटू 3, यानी कि 1203 डिजिट्स। इन सबको हम जोड़ देंगे। ऐसे आपका उत्तर हो जाएगा 1383 और 9 1392। ठीक, क्लियर है? तो क्या ये रटने की जरूरत है 1 से 100 तक कितने हैं, 1 से 50 तक कितने हैं? कोई जरूरत नहीं है भाई, कोई जरूरत नहीं है। बहुत सारी काम की चीजें जो हमें याद रखनी है, जो टिप्स पर होनी चाहिए, तो कूड़े कचरे को डालेंगे तो उनकी एफिशिएंसी कम हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट। If the sum of 10 different positive integers is 100, 10 different positive integers हैं, उनका sum 100 है, then what is the greatest possible number among these 10 numbers? तो greatest possible number क्या है? 10 अलग अलग इंटीजर है। ठीक है, एक नंबर हमें बड़े से बड़ा बनाना है। मान लो ये लार्जेस्ट नंबर है, इसके अलावा और भी नंबर हैं, एक नंबर ये लार्जेस्ट है, इनका सम फिक्स है 100 ही है, तो लार्जेस्ट नंबर की वैल्यू क्या होगी? तो बाकी नंबर को हम छोटे से छोटा वैल्यू देने की कोशिश करेंगे ना, तो इसीलिए मैं क्या करूंगा, मैं छोटी से छोटी वैल्यू दूंगा हर एक नंबर को। इसने क्या बोला है, पॉजिटिव इंटीजर्स, तो 0 से स्टार्ट नहीं हो सकते, 1 से स्टार्ट होंगे। तो पहला नंबर 1 है, दूसरा नंबर भी मैं 1 ही मानता, लेकिन इसने बोल दिया डिफरेंट, अलग अलग है, तो फिर मैं 2 मान लूंगा। अगर ये सिर्फ बोलता पॉजिटिव इंटीजर्स तो मैं 1 ही मानता। तो पहले 9 को मैंने इतना मान लिया, तो ये टोटल 45 बन रहे हैं, 1 से लेकर 9 तक का सम, n इंटू एन प्लस 1/2, 9 इंटू 10/2, 45। तो जो 10वां बचेगा वो क्या होगा, वो होगा 100 माइनस 45, यानी कि 55, बड़े से बड़ा, क्योंकि बाकी सबको मैंने छोटे से छोटी वैल्यू दे दी। अगर यहीं पर वो ये बोलता, वो डिफरेंट नहीं बोलता, वो सिंपली ऐसे बोलता द सम ऑफ 10 पॉजिटिव इंटीजर्स इज 100, देन व्हाट इज द ग्रेटेस्ट पॉसिबल नंबर अमंग दिस। तो कि भाई ये डिफरेंट होना इनका जरूरी नहीं है, तो मैं सबको एक 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 देता, 9 को तो 9 ही बनता, 100 माइनस 9 फिर वो 91 हो जाता। ठीक है। कंसिडर द मल्टीप्लीकेशन इन डेसिमल नोटेशन। ये कहना चाह रहा है कि भैया 999 और ABC इनकी गुणा हुई है और नीचे ये उत्तर आया है, तो इसके लिए मैं सिंपली आपको 999 की गुणा बता देता हूँ कैसे होती है। वही ये पूछना चाह रहा था। अपने SSC में इस टाइप का क्वेश्चन नहीं आया है, CDS में आया है, बट कुछ ऐसे कंसेप्ट है जो हमें पता होने चाहिए, उससे रिलेवेंट है, इसलिए मैं करवा रहा हूँ। देखो, अगर मान लो कोई भी नंबर है 387, उसको मैं 999 से गुणा करवा रहा हूँ, तो क्या करेंगे, 387 को एक कम करके लिखेंगे 386, फिर मैं 9 में से 3 गया 6, 9 में से घटाऊंगा इन डिजिट को, 9 में से 8 गया 1, 9 में से 6 गया 3, ये उत्तर है। कोई भी नंबर ले लो, 512 को मैं 999 से गुणा करूंगा, 512 से एक कम लिख दो 511, 9 में से 5 गया 4, 9 में से 1 गया 8, 9 में से 1 गया 8, ये उत्तर है। क्लियर है? कोई भी नंबर हो, 703 999 से गुणा करूंगा, इससे एक कम लिखूंगा 702, 9 में से 7 गया 2, 9 में से 0 गया 9, 9 में से 2 गया 7, ये आंसर। ऐसा ही उसने वहां पर किया है। उसने क्या किया है, उसने ABC को 999 से गुणा किया है, और ये बोल रहा है यहां पर कुछ आया और एंड में आया 132। तो यहां पर क्या होगा, यहां पर जो लिखा होता है ये और ये, इनमें क्या रिलेशन होता है कि इनका सम 9 होता है, इसको मैंने 9 में से घटा के लिखा है ना,
9 में से 3 घटाऊंगा तो 6 आएगा, 9 में से 6 घटाऊंगा तो 3 आएगा, 9 में से 8 घटाऊंगा तो 1 आएगा, 9 में से 1 घटाऊंगा तो 8 आएगा। तो ऐसे राइट से स्टार्ट होंगे। 2 को घटा रहे हो तो यहाँ लिखोगे, 3 को घटा रहे हो तो यहाँ लिखोगे, ऐसे मत कर देना 2 को घटा के यहाँ लिख रहे हो। आपको ध्यान हो 9 में से 3 घटाया सबसे पहले लिखा है, दूसरे वाले को घटाया दूसरे पे लिखा है, तीसरे वाले को घटाया तीसरे पे लिखा है। तो 9 में से 2 गए 7, 9 में से 3 गए 6, 9 में से 1 गया 8, 867 आया यहाँ पर। यहाँ पर मैं जो भी नंबर लिखता था वो ऊपर वाले से एक कम लिखता था। 387 से एक कम 386, 512 से एक कम 511, 703 से एक कम 702। तो ये 867 इससे एक कम होगा, यानी कि ये वाला नंबर होएगा 868। ए बी सी की वैल्यू मिल गई और ये क्या था, डी ई एफ की वैल्यू मिल गई, सब कुछ मिल गया आपको। जो भी पूछ रहा बता देते हैं, ए बी सी डी ई एफ की वैल्यू, ए बी सी डी ई एफ 868 867, ऑप्शन डी। यही चीज 2 डिजिट पर भी लागू होती है कि अगर आप 87 को 99 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, 87 में से एक कम करो 86, 9 में से 8 गया 1, 9 में से 6 गए 3। 4 डिजिट पर भी लागू होगी, 7182 को 9999 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो 7181, एक कम लिखा, 9 में से 7 गए 2, 9 में से 1 गए 8, 9 में से 8 गए 1, 9 में से 1 गए 8। अगर नंबर ऑफ 9 और नंबर ऑफ डिजिट की संख्या अलग अलग हो तो वो अलग कहानी है, बताई जा सकती है, उतनी रिलेवेंट भी नहीं है यार, मतलब कि अलग कहानी है। उतनी रिलेवेंट क्या एग्जाम में तो यूजफुल नहीं होगी, वो नहीं भी पता चलेगा तो अभी कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, ठीक है। व्हाट आर द लास्ट 3 डिजिट्स ऑफ दिस मल्टीप्लिकेशन। तो अगर वो सिर्फ लास्ट डिजिट पूछता तो मैं सिर्फ लास्ट डिजिट को मल्टीप्लाई करता, 6 कम 6, लास्ट डिजिट क्या होता 6। इसने लास्ट 3 डिजिट पूछे हैं और इसने लास्ट डिजिट ही अलग बताया है, दिमाग तो खराब है बंदे का। एग्जामिनर ने एक क्वेश्चन पूछा, मतलब ये क्या, कम से कम थोड़ी शर्म होती तो 346 356 326 तो कर लेता वो, बट चलो हम तो क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तो लास्ट डिजिट पूछा होता तो हम सिर्फ लास्ट डिजिट को मल्टीप्लाई करके बता देते। यहाँ पर तो अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो 6 कम 6 मार्क करके आगे बढ़ जाएंगे हम, जस्ट कंसेप्ट में बता रहा हूँ कैसे करेंगे। लास्ट 2 डिजिट पूछता तो सिर्फ लास्ट 2 डिजिट में हम इंटरेस्टेड रहते हैं, ऐसे लास्ट 2 डिजिट उठाते 21 और 56, और क्या करते देखो 6 कम 6, 6 दूनी 12, 12 का 2 लिखते 1 नहीं लिखते, यहाँ पर क्रॉस आएगा, 5 एकम 5, इससे आगे नहीं बढ़ते, लास्ट के 2 डिजिट तक इंटरेस्टेड है हम, ये आएगा 76, ठीक है। लास्ट के 3 डिजिट पूछ रहा है तो हम लास्ट के 3 डिजिट में इंटरेस्टेड होते हैं, 321 एंड 456। 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 1 कैरी, 6 3 18 और 1 19, आगे नहीं लिखूंगा मैं, काटा। अब मैं 5 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 0, आगे मैं नहीं जाऊंगा, 3 तक आ गया, 4 एकम 4, दैट्स इट, 6 7 376। अदरवाइज ये यूनिट डिजिट से भी हो रहा है, ठीक है। ये बताओ भाई, टेल मी दिस, टेल मी, A student was asked to divide a number by 6 and add 12 to the quotient। एक स्टूडेंट को बोला था कि एक नंबर को 6 से डिवाइड कर दो, तो उस नंबर को 6 से डिवाइड कर दिया और फिर बोला इसमें 12 ऐड कर दो, ठीक है। He however first added 12 to the number, लेकिन उस भाई ने क्या किया, उसने नंबर के अंदर 12 ऐड कर दिया पहले और फिर 6 से डिवाइड कर दिया, है ना, एंड देन डिवाइडेड बाई 6। तो ये क्या होएगा, इसको अगर आप सोल्व करोगे तो ये होएगा n/6 प्लस 12/6 यानी कि 2। पहले उसने नंबर को 6 से, मतलब नॉर्मली उसको करना ये चाहिए था कि नंबर को 6 से डिवाइड किया और 12 जोड़ दे, नॉर्मली हमें ये सिचुएशन चाहिए थी, पर उसने क्या किया, 12 जोड़कर 6 से डिवाइड कर दिया, उसने हमें इस सिचुएशन में लाकर खड़ा कर दिया। यह है n/6 प्लस 2, यह है n/6 प्लस 12। हमें जो सिचुएशन चाहिए थी वो इससे 10 बड़ी है, दिख रही है कि नहीं, यहाँ पर भी n/6 है, यहाँ पर भी n/6 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 12। तो हम जिस सिचुएशन में होने चाहिए थे उससे 10 कम खड़े हैं आज, या तो ये बताकर ये पूछ लेता है कई बार, या ये बता के, एंड देन डिवाइडेड बाई 6 गेटिंग 112 एज आंसर। तो ये 112 है, तो वो इससे 10 बड़ा 122 हो जाएगा।
करेक्ट आंसर। ठीक, तो इसके लिए हमें n वगैरह की वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है। ठीक, आगे बढ़ूं। n इज इक्वल टू दिस, देन व्हाट इज द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ n। तो n का सम ऑफ डिजिट क्या है? ठीक है जी, करते हैं। तो n है 1, फिर 1 1, फिर है 1 1 1। अच्छा, ऐसे कहाँ तक जा रहा है अभी मामला? ऐसे जा रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। देखो, पहले 1 1 था, फिर 2 1 थे, फिर 3 1 थे, फिर 4 1, फिर 5 1, फिर 6 1, ऐसे करके 9 1। तो टोटल यहाँ पर कितने 1 होंगे? 9। टोटल 9 नंबर ऐसे लिखे हुए हैं, हर एक में 1 है। फिर यहाँ एक नंबर कम हो गया, यहाँ पर कितने होंगे? 8, फिर 7, फिर 6, फिर 5, फिर 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1। इनका सम ये बनेगा। तो व्हाट इज द सम ऑफ डिजिट? तो आपको सम ऑफ डिजिट निकालना है किसका? 1 + 2 + 3 ऐसे 9 तक। ये सिंप्लीफिकेशन में मैं ये बताता हूँ। ये क्या है? ये है सिग्मा 9। 9 × 10/2 45। तो क्या सर, अब हम आगे से याद रखेंगे कि जब भी एंड वाले में 9 1 होंगे तो सिग्मा 9 कर दो, 8 होंगे तो ये ऐसी ही चीजें हैं। ये वहां पर करने, अगर मैंने अब आपको बता दिया तो वहां पर आप डायरेक्टली कर दोगे। बस मैं ये ऐसे मिसलेनियस क्वेश्चंस हैं। मान लो फर्स्ट टाइम में ना स्ट्राइक हो, एग्जाम में कर रहे हो, यार कैसे करेंगे? छोड़ दो। नेक्स्ट राउंड में भी मजा नहीं आ रहा, पता नहीं कैसे होगा, छोड़ दो। थर्ड राउंड में इसके ऊपर टाइम दोगे, थोड़ा सा टाइम ले देकर ये आ जाए तो ठीक है, नहीं तो दूसरा क्वेश्चन हम करेंगे। ये याद करने के लिए मैं नहीं बोलूंगा, ये याद करने की ऐसी अजीब अजीब तरह की चीजें वो क्रिएट कर सकता है। तो हम अपनी अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर रहे हैं, सोल्विंग पावर डेवलप कर रहे हैं। हम ऐसे कंसेप्ट तो डेवलप कर ही रहे हैं जो वो डायरेक्टली पूछ रहा है। अगर जो मैं बता रहा हूँ आप वो करोगे तो आप 65 to 70% क्वेश्चन को तो सीधे भून दोगे कि ये ऐसे है, ये ऐसे है, ये ऐसे। फिर सेकंड राउंड में कई क्वेश्चंस को आप कर दोगे और आपके पास टाइम बच जाएगा ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए। ये क्या कोई मुश्किल क्वेश्चन है? नहीं। बस टाइम देखोगे तो थोड़ा टाइम लेगा ऐसे ऑब्जर्व करने में, और रटने की चीज नहीं है। ये भी एक क्वेश्चन है, मैं सीधा आपको बता सकता हूं, ऐसे क्वेश्चन में ऐसे करो, ये उत्तर आ जाएगा। जब ऐसे बताना होगा मैं बताऊंगा। आपको ये चीजें पता होनी चाहिए कि क्या चीज याद करने की है, क्या चीज नहीं। इससे आपके दिमाग पर स्ट्रेस कम होएगा कि अच्छा ये याद करने की नहीं है, मेरे को याद भी नहीं हो रही, तो क्या दिक्कत है? ठीक, देखो, इफ द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ ए नंबर, एक नंबर है 10⁻n - 1, वेयर n इज ए नेचुरल नंबर, जहां पर n जो है एक नेचुरल नंबर है, धन पूर्णांक है, हालांकि प्राकृतिक संख्या होनी चाहिए थी, बट चलो ठीक है। 37 इज इक्वल टू 3798। सम ऑफ डिजिट्स ऑफ ए नंबर, इस नंबर का डिजिट्स का सम इतना है, डिजिट का सम। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n? तो n की वैल्यू क्या है? अगर मैं n की वैल्यू 1 रख दूं तो 10⁻1 - 1 9 हो जाएगा। अगर मैं n की वैल्यू 2 रख दूं तो 10 का स्क्वायर 100 - 1 99 हो जाएगा। अगर मैं n की वैल्यू 3 रख दूं तो 10⁻3 - 1 99 हो जाएगा। तो कुल मिलाकर हमें एक बात समझ में आ गई कि n की जितनी भी वैल्यू है हमारे नंबर में उतने ही 9 है। अगर n की वैल्यू 10 होगी तो हमारा नंबर जो होगा वो होगा 9 9 9 9 10 बार। अगर n की वैल्यू 20 होगी तो हमारा नंबर होगा 9 9 9 9 9 20 बार। ठीक है जी। तो सम ऑफ डिजिट, तो इसका सम ऑफ डिजिट क्या होगा? 9। इसका सम ऑफ डिजिट क्या होगा? 9 × 2 18। इसका सम ऑफ डिजिट क्या होगा? 9 × 3। इसका सम ऑफ डिजिट क्या होगा? 9 4 बार आया है। अगर n की वैल्यू 4 है तो सम ऑफ डिजिट है 9 × 4, क्योंकि नंबर जो बन रहा है वो 4 बार 9 से बन रहा है। तो इस पता नहीं n की कितनी वैल्यू है, उसका सम ऑफ डिजिट ये बना है। तो वो नंबर बना कैसे है? उस नंबर के अंदर सारे डिजिट है 9 9 9 9। तो मैं ये देखना चाह रहा हूँ कि भैया उसके अंदर कितने 9 है, कितने 9 है, n की वैल्यू क्या है? वो सेम ही बात है, 4 9 है जब n की वैल्यू 4 है, 3 9 है जब n की वैल्यू 3 है। 9 से डिवाइड कर रहा हूँ, 9 चौके 36, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, 422 9 है उस नंबर के अंदर, और n की वैल्यू 422 है। तो क्या हम ऐसे क्वेश्चन में रटेंगे? नहीं भाई, फिर इसी ऐसा ही कुछ और क्वेश्चन बना देगा एग्जामिनर। तो हमें ये कला आनी चाहिए ऐसे ऑब्जर्व करने की, ऐसे
लिख के करें और अच्छा ये ऐसे होगा, अच्छा ये ऐसे होगा उत्तर। ये प्रैक्टिस से जब हमारे कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग होंगे, हैं? तो ये क्वेश्चन ऐसे हैं कि टाइम लेकर भी हम कर दें तो कोई दिक्कत नहीं है, रटने की ज़रूरत नहीं है। और हर टॉपिक में ऐसे क्वेश्चन है। ये बताओ, सबसे पहले तो हम सिचुएशन समझते हैं। ए वीमेन सेल्स टू द फर्स्ट कस्टमर हाफ हर स्टॉक ऑफ एप्पल। उसके पास जितने भी एप्पल्स थे, जितने भी सेब थे, उससे आधा स्टॉक उसने एक बंदे को दे दिया और साथ में आधा एप्पल और दे दिया। मान लो उसके पास एक्स एप्पल थे, तो उसने उसको x/2 एप्पल दिए और एक आधा एप्पल और दे दिया कि ये ले बेटा, चाकू से काट के ऐश कर। ठीक है। फिर अगले कस्टमर को उसने क्या किया, एंड हाफ टू द सेकंड कस्टमर हाफ एन एप्पल। पहले सेकंड कस्टमर को उसने आधा एप्पल दिया, ये ले। फिर उसके पास जो एप्पल बच गए उसमें से आधे एप्पल दे दिया। आधे का मतलब फिर काट के नहीं है, पहले तो एप्पल ही आधा दिया, जितने भी एप्पल थे उसके आधे दे दिए। अच्छा जी, कर क्या रही है वो, एंड सो ऑन। एक बार इस सिचुएशन को मैं समझा दूं आपको। उसके पास जितना भी स्टॉक था उस स्टॉक का हाफ दे दिया पहले कस्टमर को और साथ में एक हाफ एप्पल दे दिया। अगले कस्टमर को उसने हाफ एप्पल दिया है पहले, अगर आपने ध्यान से देखा हो। हाफ हर स्टॉक ऑफ एप्पल्स एंड हाफ एन एप्पल टू द सेकंड कस्टमर हाफ एन एप्पल। दूसरे कस्टमर को पहले आधा एप्पल दिया और फिर जितने भी उसके पास एप्पल बच गए उसका आधा। एस का मतलब है स्टॉक। तीसरे कस्टमर को उसने हाफ स्टॉक दिया होगा, एंड सो ऑन बोला है ना। स्टॉक और हाफ, हाफ और स्टॉक, स्टॉक और हाफ, हाफ और स्टॉक का हाफ, ऐसे बांट रही है वो सेब। ठीक है। एट द एंड उसके पास 15 एप्पल बच गए। बताओ उसके पास स्टार्टिंग में कितने एप्पल थे। तो सबसे आसान तरीका बिना दिमाग लगाने वाला ऑप्शन यूज कर लो। मान लो उसके पास 125 एप्पल थे, तो एक मैं अब लगता हूँ 125 में से हाफ उसने दे दिए, तो 2 × 6 = 12 और 2 × 2 = 4, 62.5 एप्पल उसके पास बच गए। उसने आधे एप्पल दे दिए तो उसके पास भी तो आधे बच गए। फिर उसने हाफ एप्पल भी दे दिया भैया कि ले भाई मर ले तू, तो उसके पास 62 एप्पल बच गए। फिर दूसरे कस्टमर को उसने पहले हाफ एप्पल दिया, तो 62 में से हाफ गया, 61.5 एप्पल उसके पास बच गए। फिर जितने भी उसके पास एप्पल बच गए उसमें से मैं सिर्फ इसमें इंटरेस्टेड हूँ कि उसके पास कितने बचे, एंड में उसके पास कितने बचे ये बता रहे हो। तो उसने उस कस्टमर को हाफ दे दिया, उसके पास भी हाफ बच गया, इसका हाफ, तो ये कैलकुलेटिव हो गया ना। 61.5 का हाफ। मत करो इस ऑप्शन को चेक। ठीक है। ऐसे क्वेश्चन में हम कैसे ऑप्शन को चेक करेंगे, जो इतना ओवर कैलकुलेटिव नहीं हो रहा, जो इजीली चेक हो रहा है। तो 125 को चेक मत करो। फिर मैं चेक कर रहा हूँ 250 को, 255 को भी नहीं करूंगा। ऑड नंबर एटलीस्ट इवन तो है, एक बार तो हाफ करने में मजा आएगा। ठीक है। मैं ऑप्शन चेक करके ही बताता हूँ। पहले तो पहले 250 एप्पल थे। उसने कस्टमर को हाफ दे दिए तो उसके पास भी हाफ बच गए। 125 उसने कस्टमर को दे दिए, 125 उसके पास बच गए। हम इंटरेस्टेड हैं उसके पास कितने बच गए में। ठीक है। उसने 125 कस्टमर को दे दिए, ये वाला काम हो गया। फिर उसने आधा एप्पल और दिया कस्टमर को, उसके पास बच गए भाई साहब 124.5 एप्पल। फिर अगले कस्टमर में पहले उसने हाफ एप्पल दिया है, तो ये हाफ एप्पल उसने कस्टमर को दे दिया, उसके पास बच गए 124। इसमें से उसने हाफ उस कस्टमर को दिए हैं, तो 124 का हाफ 62 कस्टमर को दे दिए, 62 उसके पास बच गए। यहां तक पहुंच गए। फिर उसने हाफ स्टॉक कस्टमर को दिया है, इसका हाफ 31 उसने कस्टमर को दे दिया, 31 उसके पास बच गए। ठीक, ये काम भी हो गया। अब उसने हाफ एप्पल और दे दिया कस्टमर को, तो इसमें से हाफ एप्पल उसने कस्टमर को दे दिया, उसके पास बच गए 30.5 एप्पल। ये काम भी हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। हाफ एप्पल उसने कस्टमर को दे दिया, तो इसमें से हाफ एप्पल उसने कस्टमर को दे दिया, उसके पास बच गए 30 एप्पल। और फिर उसने जितने भी उसके पास बचे थे उसमें से आधे फिर कस्टमर को दे दिए, तो 15 उसने कस्टमर को दे दिए, 15 उसके पास बच गए, यानी कि यही वाला ऑप्शन है। ठीक है। तो क्या ये क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड है, इजी है? कॉम्प्लिकेटेड है ये। कॉम्प्लिकेटेड कैसे है? क्योंकि
हाफ स्टॉक हाफ एप्पल, हाफ एप्पल हाफ स्टॉक, ऐसे मतलब आगे पीछे कर रखा है इसमें। टेंशन नहीं लेनी, आपके दिमाग की नसों को टाइट कर रहा है इक्वेशन, तो बिल्कुल नेचुरल है, जोर लगता है इसको सोचने में। ठीक है भाई, अभी अगर आप इसको पॉज करके समझना चाहोगे तो बिल्कुल नेचुरल है। ऑलमोस्ट 99% बच्चे इसको पॉज करके सोचेंगे, खुद समझेंगे। तो एक बार पॉज करके सोच समझ लो, फिर मैं आपको दूसरा तरीका बताता हूँ। अब देखो, दूसरा तरीका होता है इस तरह के क्वेश्चंस में पीछे से ट्रेवल करना। पीछे से ट्रेवल करने का क्या मतलब है? क्योंकि उसने जो हमें इन्फॉर्मेशन दी है वो बिल्कुल एंड की इन्फॉर्मेशन दी है कि उसके पास इतने एप्पल बच गए, एंड में उसके पास 15 एप्पल बच गए। तो मैं उल्टा चलूंगा। तो देखो, सबसे एंड में उसने क्या काम किया था? सबसे एंड का काम ये, उसने उसके पास जितने भी एप्पल हैं उसमें से आधे बंदे को दिए थे, आधे खुद के पास रखे थे। तो खुद के पास 15 एप्पल बच गए, यानी कि उसने स्टॉक को आधा कर दिया। तो मैं स्टॉक को डबल कर देता हूं। ये काम करने से पहले उसके पास 30 एप्पल थे, ठीक नहीं? जस्ट ये काम करने से पहले 30 थे, 30 में से 15 बंदे को दिए होंगे, कस्टमर को, 15 खुद रखे होंगे। तो मैं उल्टा चल रहा हूं, उसने एप्पल्स को आधा किया, मैंने डबल कर दिया। इससे पहले उसने हाफ एप्पल उस कस्टमर को दिया था, मैंने कस्टमर से हाफ एप्पल ले लिया। उसने अपने स्टॉक में से हाफ एप्पल घटा दिया था, मैंने जोड़ दिया। इस काम को करने से पहले उसके पास थे 30.5 एप्पल। ये वाली जो स्टेप है इसमें उसने अपने स्टॉक में से हाफ एप्पल कम कर दिया था, मैंने जोड़ दिया। इस काम से पहले उसके पास 31 एप्पल थे। यहां पर उसने अपने स्टॉक को हाफ कर दिया था, मैंने डबल कर दिया। यहां पर उसने अपने स्टॉक को हाफ किया था, मैंने फिर डबल कर दिया। जो जो काम उसने किए हैं मैं उनको रिवर्स करता जा रहा हूं। यहां पर उसने स्टॉक में से आधा सेब कम कर दिया था, मैंने आधा सेब जोड़ दिया। यहां पर उसने आधा सेब कम कर दिया था, मैंने आधा सेब फिर जोड़ दिया। यहां पर उसने अपने स्टॉक को हाफ कर दिया था, मैंने उसके स्टॉक को डबल कर दिया, और मैं वहीं पर पहुंच गया जहां से वो स्टार्ट हुई थी। ठीक, क्लियर, समझ में आ गई? एक दो तीन बार समझ के इक्वेशन समझ में आ जाए तो बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। Each member of a club contributes as much rupees and as much paise as the number of members of the club. If the total contribution is rupees 2525। देखो, मान लो एक्स मेंबर है क्लब में, मेंबर कितने हैं? एक्स। तो रुपए कितने दिए? एक्स, हर एक मेंबर ने। पैसे कितने दिए? एक्स। यही इसने बोला कि क्लब में जितने मेंबर हैं हर एक मेंबर ने उतने ही रुपए दिए, उतने ही पैसे दिए, तो टोटल इतने रुपए हो गए। तो ठीक है, इक्वेट कर देते हैं इन दोनों चीजों को। तो यहां पर टोटल कितने रुपए हुए? देखो, ये तो रुपए हैं, ये पैसे, मैं हर एक चीज को पैसों में कन्वर्ट करना चाह रहा हूं, तो ये हो गए 100x पैसे। अगर 5 रुपए हैं तो 500 पैसे हो गए ना, 100x पैसे, और यहाँ पर है x पैसे। तो हर एक मेंबर ने कितने पैसे दिए हैं? हर एक मेंबर ने 100x प्लस x, 101, 101 x पैसे हर एक मेंबर ने। और मेंबर कितने हैं? एक्स मेंबर है। टोटल इतने पैसे दिए हैं इन लोगों ने, और टोटल कितने पैसे हो गए? उतने हो गए भैया। उनको भी पैसों में कन्वर्ट कर लो, वो रुपए है ना, 100 से गुणा करके। मेंबर्स ने जो पैसे दिए हैं वो ये हैं, एक मेंबर ने एक्स रुपीज यानी कि 100x पैसे और एक्स पैसे, 100x प्लस एक्स, 101 एक्स पैसे दिए हैं, और एक्स मेंबर है, टोटल इतने पैसे बने, और ये टोटल इतने पैसे बने। काटा पीटी कर लें। 101 से अगर इसको डिवाइड करेंगे, अगर इसको आप 25 से डिवाइड करोगे, 101 से कैसे डिवाइड करें भाई? 2525 101। वैसे तो आपको पता होगा, ये मैंने नंबर सिस्टम में पहले बताया था, मुझे पता है ये कितने पर जाएगा, कि ए बी इज इक्वल टू ए बी इंटू 101, डिविजिबिलिटी में बताया था, है ना? बट चलो ठीक है, 101 दूनी 202, 50, यहाँ पर आ जाएगा 5,
तो 101 5 505। ठीक है, ऐसे भी निकालोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो 101 से 25 पर कट जाएगा। ठीक है, यहां पर आ गया एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2500, देयरफॉर एक्स इज इक्वल टू 50, नंबर ऑफ मेंबर्स इज इक्वल टू 50। एक और काम आप कर सकते हो, यहां पर आप ऑप्शन से भी देख सकते हो। पहले इजी ऑप्शंस को चेक कर सकते हो कि 60 मेंबर हैं, हर एक मेंबर 60 रुपए 60 पैसे दे रहा है, क्या इतने बन रहे हैं कि नहीं, क्या उतने बन रहे हैं कि नहीं, ऐसे ही प्रोसीड कर सकते हो। Nattu and Buchku each have certain number of oranges. Nattu says to Buchku, एक तो नाम इतने गंदे लिए हैं कि क्वेश्चन पर कंसंट्रेट कैसे करेगा बंदा। नट्टू एंड बुचकू, नट्टू सेज टू बुचकू, नट्टू ने बुचकू को बोला, इफ यू गिव मी 10 ऑफ योर ऑरेंजेस, अगर तुम मुझे 10 ऑरेंज दे दोगे तो मेरे पास डबल ऑरेंज हो जाएंगे। ठीक है भाई। बुचकू ने बोला इफ यू गिव मी 10 ऑफ योर ऑरेंजेस, कि तुम अगर मुझे 10 दे दोगे तो आई विल हैव द सेम नंबर ऑफ ऑरेंजेस लेफ्ट विद यू। ठीक है, व्हाट इज द नंबर ऑफ ऑरेंजेस विद नट्टू एंड बुचकू। अगर उसने ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया कि इनके पास कितने ऑरेंज हैं, तो हमेशा ऐसे क्वेश्चन में क्या करोगे, ऑप्शन चेक करोगे। इन्होंने कुछ कंडीशन दी, उसके पास कुछ है, उसके पास कुछ है, तू ऐसे दे देगा, तू ऐसे दे देगा तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, और उसने बोल दिया बताओ इनके पास कितने हैं, तो यानी कि उसने बता दिया ना कितने हैं, ऑप्शन में गिवन होगा ना, तो हमेशा ऑप्शन चेक करेंगे, देखेंगे जो भी ये बोल रहे हैं वो इनके ऊपर लागू हो रहा है कि नहीं। अब फिर से पढ़ते हैं स्टेटमेंट को। नट्टू ने बुचकू को बोला है कि भाई तू मुझे 10 दे देगा तो मेरे पास डबल हो जाएंगे, अगर ये इसको 10 दे दे तो इधर 10 हो जाएंगे, इधर 60, डबल तो नहीं हुए। अगर ये इसको डबल दे दे तो इधर 40 हो जाएंगे, इधर 80। ये इसको 10 दे दे तो हाँ डबल तो हो गए। अब दूसरी कंडीशन चेक कर रहा हूँ, उसने बोला था अगर तू वापिस मुझे 10 दे देगा, यानी कि अगर तू मुझे 10 दे देगा, वापिस नहीं, अगर तू मुझे 10 दे देगा तो दोनों के बराबर हो जाएंगे। हो तो रही है कंडीशन सेटिस्फाई, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होगी। तो हमेशा ऐसे क्वेश्चन को ऑप्शन से करेंगे, हमेशा। अगर वो कुछ ऐसा कर दे कि हम ऑप्शन को यूज ना कर पाए, नट्टू और बुचकू के ऑरेंजेस का जो सम है उसको 9 से डिवाइड करने पर क्या रिमाइंडर आएगा, 7 से डिवाइड करने पर क्या रिमाइंडर आएगा, तो हम ऑप्शन यूज नहीं कर पाएंगे, देन हम इक्वेशन बनाकर कर लेंगे। मान लो नट्टू के पास एन ऑरेंज है, बुचकू के पास बी ऑरेंज है, तो उसने क्या बोला है, नट्टू ने बोला है अगर तुम मुझे 10 ऑरेंज दे दोगे, तो 10 ऑरेंज अगर ये इसे दे देगा तो इसके पास हो जाएंगे n+10 और इसके पास हो जाएंगे b-10। तो इसने बोला था मेरे पास डबल ऑरेंज हो जाएंगे तुमसे, यानी कि इसके पास ऑरेंज है वो इससे डबल है। इसने बोला था कि अगर भाई तुम मुझे 10 दे देगा तो फिर इसके पास हो जाएंगे b+10, इसके 10 ऑरेंज घट जाएंगे n-10, तो हमारे दोनों के बराबर हो जाएंगे। ठीक है जी, तो n इज इक्वल टू b+20, है ना। इस 10 को उधर ले जाऊं, n की जगह b+20 रख दो। यहां पर अगर मैं रख दूं b+20, तो यहां पर भी b की फॉर्म में है, यहां पर भी b की फॉर्म में, काट पीट कर b की वैल्यू आप निकाल ही लोगे ना। तो इन केस अगर हम ऑप्शन यूज ना कर पाए तो हम ऐसे करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट लास्ट के 2 क्वेश्चन बचे हैं भाई। बताओ। The sum of 3 positive numbers is 18 and their product is 162। ठीक है, 3 पॉजिटिव नंबर हैं, उनका सम है भैया 18, उनका प्रोडक्ट जो है दैट इज इक्वल टू 162। इफ सम ऑफ 2 नंबर्स इज इक्वल टू द थर्ड नंबर, 2 नंबर्स का जो सम है वो तीसरे नंबर के बराबर है, यानी कि ए और बी का जो सम है वो सी के बराबर है, यानी कि इन दोनों का जो सम है वो इसके बराबर है। ये और ये इक्वल हैं, दो इक्वल चीजों का सम 18 है। इसका मतलब क्या है, उनकी वैल्यू क्या है, 2 इक्वल चीजों का सम 18 है, यानी कि ये 9 है, ये 9 है। अच्छा जी, तो यानी कि सी की वैल्यू 9 है, अगर सी की वैल्यू 9 है तो 9 से कितने पर जाएगा, 18 पर, यानी कि a इंटू बी इज इक्वल टू 18। ए और बी का प्रोडक्ट तो 18 है और सम है 9। ऐसे 2 नंबर जिनका प्रोडक्ट 18 हो और सम 9, हमेशा प्रोडक्ट को तोड़ते हैं ऐसे केस में। 18 को ऐसे 2 नंबर में तोड़ो जिनका सम 9 हो, 6 3 18। ए और बी में से एक 6 है, एक 18 है। ए बी और सी की वैल्यू क्या है भैया, ए और बी की वैल्यू एक 6 है, एक 3 है, और सी की वैल्यू हो गई 9। क्या पूछा है, सम ऑफ स्क्वायर्स, 6 का स्क्वायर
36, 3 का स्क्वायर 9, 9 का स्क्वायर 81, 126। ठीक है, ये मैंने कैसे जोड़ा, 81 और 9 90 बन गया। अब 90 मैंने इससे 10 छीन को इसको दे दिया, 100 बन गया, 26 बन गया, 126। ठीक है, नेक्स्ट, द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ 3 पॉजिटिव इंटीजर्स, 3 पॉजिटिव इंटीजर्स के स्क्वायर्स का सम। इफ द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ 2 नंबर्स इज ट्वाइस द थर्ड, 2 नंबर्स का सम ऑफ स्क्वायर्स तीसरे वाले का ट्वाइस है, इज ट्वाइस द थर्ड। मैंने मान लिया कि इन दो का स्क्वायर सी से डबल है, तो a प्लस बी स्क्वायर की जगह मैं 2c रख दूं यहां पर, 2c प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 323। तो ये हो जाएगा c इंटू सी प्लस 2 इक्वल टू 323। ये हाँ, ये क्वेश्चन मैं पहले लेने की सोच रहा था, बट बाद में मैंने नंबरिंग लिख दी थी। c और c प्लस 2 हैं, दो आसपास के नंबर हैं, आसपास के नंबर हैं दो, ज्यादा फर्क नहीं है, दो का फर्क है, और उनका प्रोडक्ट। तो मैंने आपको एक चीज बताई थी पहले कि दो कंसेक्यूटिव नंबर का प्रोडक्ट बताए, कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर का, कंसेक्यूटिव ऑड का, कंसेक्यूटिव इवन का, कंसेक्यूटिव प्राइम के बेस्ड, कंसेक्यूटिव प्राइम नंबर्स के ऊपर बेस्ड था क्वेश्चन। तो दो कंसेक्यूटिव नंबर्स का प्रोडक्ट है ये। तो हिट एंड ट्रायल से क्या करोगे, ये देखोगे ये किसके स्क्वायर के आसपास है, 18 का स्क्वायर 324 है। तो सबसे पहले हिट एंड ट्रायल से मैं देखूंगा कि 18 के आसपास, 18 से एक छोटा और एक बड़ा, कि कहीं 17 और 19 तो नहीं है। गुणा करके देखो, वही निकलेंगे। अगर वही नहीं निकले तो 16 और 18 तो नहीं है, तो ये 17 और 19 ही हैं। आप देखोगे तो एक छोटा एक बड़ा होता है जनरली इन केसेस में। ठीक है, तो सी की वैल्यू क्या हो गई, सी की वैल्यू हो गई 17। अगर मैं सी की ये वैल्यू कहाँ रखूं, अब बात बनानी है तो सी की वैल्यू यहाँ पर रखूंगा तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मिलेगा, सी की वैल्यू यहाँ पर रखूंगा तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मिलेगा। तो यानी कि मुझे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ही मिलेगा अगर मैं सी की वैल्यू रख दूं तो। ए और बी पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, ठीक, और इंटीजर्स हैं, फ्रैक्शन नहीं है। ऐसी ज्यादा वैल्यू नहीं हो सकती कि पॉजिटिव इंटीजर उनके स्क्वायर का सम 34 है, और ज्यादा वैल्यू नहीं है इसलिए वो निकालने के लिए बोल रहा है। हिट एंड ट्रायल से निकलते हैं ऐसे क्वेश्चन। ठीक है, ये मत सोचना कि ये मेथड से निकलेगा, हिट एंड ट्रायल से निकलेंगे। और ऐसा हिट एंड ट्रायल आपसे एक्सपेक्टेड है कि ऐसे दो नंबर निकाल कर बताओ। ऐसा एक्सपेक्टेड नहीं है कि दो नंबर्स के स्क्वायर का सम मैं 5684 बता दूं और आप बता दो कि नहीं। ये छोटा मोटा आपसे एक्सपेक्टेड है कि थोड़ा सा दिमाग लगाओ तो आप निकाल पाओ, एकदम से नहीं। बताओ, 2 का स्क्वायर 4 और 30, 3 का स्क्वायर 9, और फिर क्या बच जाएगा 25। ऐसे हिट एंड ट्रायल से 2 3 4 5 इन्हीं के स्क्वायर से बनेगा। 6 का स्क्वायर तो इससे बड़ा हो जाएगा। तो इतना छोटा मोटा हिट एंड ट्रायल एक्सपेक्टेड है। ठीक है, तो भैया ए और बी में से एक की वैल्यू 3 हो गई, एक की 5 हो गई, और सी की वैल्यू हो गई 17। वो क्या पूछ रहा है हमसे, इफ द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टू नंबर्स इज ट्वाइस द थर्ड देयर प्रोडक्ट इज। इनका प्रोडक्ट पूछ रहा है ये। द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ 3 पॉजिटिव इंटीजर्स, उनके स्क्वायर का सम इतना है। इफ द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टू नंबर्स इज ट्वाइस द थर्ड देयर प्रोडक्ट इज। तो यहाँ पर एक ग्रामेटिकल मिस्टेक सी लग रही है। इफ द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टू नंबर्स इज ट्वाइस द थर्ड, उन दो नंबर का किसी तीसरे से डबल है तो इनका प्रोडक्ट बताओ। लेकिन इन दो नंबर का प्रोडक्ट 25 ने में 225 ने बता नहीं रखा। 3 और 5 प्रोडक्ट है, 3 और 5 ये सभी नंबर का प्रोडक्ट पूछ रहा है यहाँ पर। एक नंबर है 17, एक नंबर है 3, एक नंबर है 5। 17 थी 51, 5 एकम 5, 5 5 25, 255। इन सभी नंबर्स का प्रोडक्ट पूछ रहा है। ठीक है, तो भाई दैट्स ऑल। नंबर सिस्टम के अंदर इतना ही। उम्मीद है कि आपको मज़ा आया होगा कि हाँ यार, नंबर सिस्टम सीख के मज़ा आ गया। और इसके अंदर सब कुछ कवर है, सब कुछ, हर एक टॉपिक की तरह। ये नहीं है कि इसी के अंदर हर एक टॉपिक में इसी तरीके से सब कुछ कवर होता है। तो एक तो अपने ऊपर भरोसा रखो, अपने ऊपर,
मेरे ऊपर तो रखना ही, पहले अपने ऊपर भरोसा रखो कि हाँ मैं कर लूंगा। अगर आप वाकई में इसी अटेम्प्ट में जॉब चाह रहे हैं तो मैं ये भरोसा दिला सकता हूँ आपको कि मैं इतना काम कर रहा हूँ, कोर्स इस तरीके से डिजाइंड है कि आपको मिल जाएगी अगर आपकी तरफ से ठीक एफर्ट आए तो। मैंने एफर्ट डाल रखे हैं, मेरे ऊपर इतना भरोसा तो रखो। दूसरा, अपने ऊपर भरोसा रखो कि अगर आप मेहनत करोगे तो आप कर लोगे। कई बार बच्चों को ये भरोसा ही नहीं होता है कि बेचारे वो कर सकते हैं। फिर अगर आपको भरोसा नहीं होता ना खुद पे, तो आप उतने एफर्ट भी नहीं डाल पाते। जब किसी काम की उम्मीद ही ना हो तो उसमें हम उतने एफर्ट भी नहीं डाल पाते, ह्यूमन नेचर है। तो भरोसा रखो, कोई मुश्किल काम नहीं है। मैंने बिना तैयारी के निकाल रखी है एसएससी की जॉब। चलो मेरी स्कूलिंग बढ़िया है, ठीक ठाक आईक्यू है, बट आप तैयारी करके तो निकाल लोगे, इतना भी क्या है, कोई बड़ी बात नहीं है। सिलेबस ही तो है, कुछ बुक्स हैं उनके अंदर एक वेल डिफाइंड सिलेबस है। हर एक सिलेबस की जो गाइडेंस देनी होती है मैं यूट्यूब पर आकर देता रहता हूँ, टेलीग्राम ग्रुप में देता रहता हूँ। हर एक चीज़ का ध्यान रख रहा हूँ, कोर्स के अंदर बताता रहता हूँ मॉक टेस्ट कैसे देना है कैसे नहीं देना। एग्जाम पास आता है तो यूट्यूब पर आपको गाइडेंस देता हूँ। तो यही चीज़ें आपको चाहिए, बस आप लगातार रोज के 8 घंटे पढ़ते रहो, बस बस 8। तो क्या सर उससे ज़्यादा नहीं पढ़ना? भाई उससे ज़्यादा का दिल कर रहा है तो पढ़ ले, उससे ज़्यादा पढ़ सकता है तो मैं मना थोड़ी कर रहा हूँ। मतलब जस्ट 8 घंटे फॉर 8 मंथ्स इज मोर देन एनफ। रोज पढ़ना जरूरी है, दुखी होकर मत पढ़ो। इसको एंजॉय करोगे तो लंबे टाइम तक पढ़ पाओगे, इससे दुखी होगे तो नहीं पढ़ पाओगे। सिलेबस को निपटाने के लिए पढ़ोगे तो एक तो पढ़ ही नहीं पाओगे, ऊपर से वो अच्छे से नहीं हो पाएगा। सीखने के लिए पढ़ो तो पूरा भी होगा, क्योंकि आपको मजा आएंगे उसे। भाई किसी चीज को सीखने में मजा आते है तो पूरा होगा, तो पूरा भी सिलेबस कर पाओगे सीखने के लिए पढ़ोगे तो, और पेपर में भी परफॉर्म कर पाओगे। ठीक है, तो मिलते हैं भाई अगली वीडियो के अंदर। बाय बाय, टेक केयर।